इसे नाम भी दिया जा चुका है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यह भी प्रचलित है। इसके बाद दिशा के मूल उद्गमन और प्रयोजन के बारे में सोचना एक स्वाभाविक क्रिया रही। यहाँ जो बात कर रहे हैं ना कि मूल दिशा के लिए मूल उद्गमन और प्रयोजन के बारे में सोचना एक स्वाभाविक क्रिया है, तो यहाँ पे भेद हो गया। अभी तक जो बात कह रहे हैं वो एक स्थूल रूप में हम जिसको बोल रहे हैं ना, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उसकी बात हो रही थी। अभी यहाँ से जो शिफ्टिंग आया ना, वो अभी वो जागृति की दिशा जो है, सहअस्तित्व में जो दिशा है उसकी बात कर रहे हैं ना। तो ये भेद है यहाँ पे, यहाँ से पूरा चेंज हो रहा है इस लाइन से ही। इसके बाद दिशा के मूल उद्गमन और प्रयोजन के बारे में सोचना एक स्वाभाविक क्रिया है ना। मानव जाति ने पहले पहचान लिया, पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण, इनको नाम दे दिया। अब जो है वो जो प्रयोजन है ना, इसको पहचानना ये मूल क्रिया है ना। अभी हर मुद्दा सहअस्तित्व में से के लिए ही निर्धारित होना पाया जाता है। यानी कि जो भी मुद्दे तय हो रहे हैं ना, वो सहअस्तित्व में ही है, सहअस्तित्व से है और सहअस्तित्व के लिए, यानी सहअस्तित्व जो बना रहे उसी के लिए निर्धारित होना पाया जाता है। इस प्रकार दिशा भी सहअस्तित्व के अर्थ में ही निर्धारित होना स्वाभाविक है। यानी कि जो दिशा निर्धारण है ना, जागृति की ओर, जैसे हमने दिशा को देखा, जागृति या रास, ब्रह्म या इसको हम बोलेंगे जागृति, है ना, उत्थान या पतन, इस तरह से अलग अलग नामों से दिशा को हमने इंगित करना देखा है ना। वो बात तो एक ही बोल रहे हैं कि जागृति और रास, है ना। आगे फिर अगर दिशा की बात आएगी तो उसमें दो दिशा की बात करेंगे कि विकास और जागृति ना। उसका संदर्भ जो है विकास जड़ के संदर्भ में, और बाकी अवस्थाओं की, और जागृति जो है मानव के संदर्भ में, दो ही दिशा है, उनको पहचानना है। तो यहाँ पे ये जो बात कह रहे हैं कि इस प्रकार दिशा भी सहअस्तित्व के अर्थ में निर्धारित होना स्वाभाविक है। यानी कि वो सिर्फ सूर्य के सापेक्ष में जो उत्तर, पूरब, पश्चिम, है ना, हमने जो पहचाना है वो पर्याप्त नहीं है। हमको सहअस्तित्व की दृष्टि से दिशा को पहचानना ये एक आवश्यकता है। सहअस्तित्व में पूरकता उपयोगिता विधि समाया ही रहता है। हाँ, तो ये जो विधि जो है वो पूरकता और उपयोगिता, इसको हमने आगे भी पढ़ा है, वो सहअस्तित्व में समाया रहता है। इस क्रम में दिशा को पहचानने के लिए किसी एक ध्रुव रूप में पहचानना आवश्यक है। जैसा मनुष्य को धरती के साथ हम ध्रुव रूप में पहचानते हैं, एक बिंदु अनेक अंशों का केंद्र बना जाता है। केंद्र से कुछ दूरी पर दो अंशों को सरल रेखा से जोड़ने पर कोण बन जाता है। ये जो पूरी बात ये कह रहे हैं कि कोई भी इकाई जो है वो अनेक अंशों से घिरी हुई है। हम जैसे कोई एक बिंदु ड्रॉ करते हैं और उसके आसपास बहुत सारी लाइनें खींचते हैं उस बिंदु के आसपास। जैसे हम सूरज का चित्र बनाते हैं, उसके किरणें बनाते हैं आसपास ना, जैसे एक हमने गोल राउंड कर दिया और बहुत सारी किरणें उसके आसपास खींच दी, तो उसको कितना भी खींचे वो अनंत ही रहता है ना। हमने उसको व्यवहारिक भाषा में 360 डिग्री बोल दिया, 360 डिग्री में वो रहता है, एक सुविधा के लिए उसमें। पर अगर हम सही में देखें तो एक बिंदु से 360 से भी ज्यादा रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि केंद्र से कुछ दूरी पर, अगर फिर ये बात करें, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं कि केंद्र से कुछ दूरी पर दो अंशों को सरल रेखा से जोड़ने पर कोण बन जाता है ना। जैसे हम कोई भी एंगल की बात करते हैं तो उसमें यही होता है कि एक बिंदु से हम दो रेखाएं जब खींचते हैं हाँ, तो एक कोण होता है, या एक बिंदु से एक रेखा भी खींचते हैं तो वो भी उस बिंदु के सापेक्ष में एक कोण ही है। जैसे हम लोग देखते हैं तो हम बोल रहे हैं कि कोई कोई भी दिशा में हम लोग देख रहे हैं, तो कोई ऐसा बोलता है कि आपके 90 डिग्री देखो, आपके 30 डिग्री देखो, राइट। ऐसा बहुत बोलचाल की भाषा में, या मुझे लगता है खास करके जो आर्मी में ये जो भाषा है ना, बहुत ही प्रिसाइज होने के लिए, या हम कोई ऑपरेशंस जो जैसे अंतरिक्ष के ऑपरेशन होते हैं उसमें हम ये सब चीज़ों को प्रयोग करते हैं हाँ। तो ये सारे जो कोण बनते हैं वो हम देखते हैं कि कोई एक वस्तु जो केंद्र बिंदु है वहां से दूसरा जो बिंदु है वहां तक की जो अ, आयाम, मतलब एक तरह से एंगल जो बनता है उसी को हम कोण कह रहे हैं। इस विधि से प्रत्येक एक अनंत कोण संपन्न होना समझ में आता है। जैसे मैंने बताया कि एक केंद्र को हम देखें तो उसके आसपास कितनी भी रेखाएं खींची जा सकती है, वो अनंत कोण को दर्शाता है। अंश अनंत को इस विधि से प्रत्येक एक अनंत कोण संपन्न होना समझ में आता है। अंशों का संयोजन विधि से ही कोण होना स्पष्ट होता है।
तो यहाँ तक ये बात कर रहे हैं। यहाँ तक कोई प्रश्न हो तो? ये तो कल पढ़ा ही था हमने शायद। ये ठीक हाँ है, जी, बिल्कुल पढ़ा स्पष्ट है। था। ठीक है ना? ठीक हाँ, है भैया, आगे बढ़ ठीक सकते है हैं। ना? कोई आगे प्रश्न बढ़ते होगा हैं। तो बोलेगा। किसी को कोई प्रश्न हाँ, होगा तो तुरंत जो है वो बोलेंगे। बोल देंगे। ठीक है, हाँ, तो फिर ठीक पढ़ते है। हैं आगे। तो जो है अपनी गति से आगे बढ़ेंगे। हाँ, जो भी मित्र को लगे कि मुझे कुछ पूछना है, तुरंत जो है वो अपनी बात पूछे। रख ठीक देंगे। है, ठीक है, बस बस बस, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं, तो ये बात होगी। फिर आगे की बात उन्होंने लिखा है कि उक्त प्रकार से हर वस्तु एक केंद्र बिंदु, हर केंद्र बिंदु में अनंत अंश जुड़े रहते हैं। कोई भी एक केंद्र है और उसका अनंत अंश है। जैसा पहले 45 अंश को एक जुट में दूर दूर तक फैलाने से एक वस्तु के सभी ओर 8 दिशा हो जाती है। इसकी बात कल हो ही गई थी। जैसे हम एक सर्कल लेते हैं और उसको अगर 8 उसमें डिवाइड करते हैं सर्कल को, तो हम बोलते हैं कि 45 डिग्री ईच पोर्शन होगा ना। हर एक जो एक भाग बनता है वो 45 डिग्री का बनता है, क्योंकि हम पूरा सर्कल जो है उसको 360 भाग में बांटा है। उसी आधार पे ये होता है। इसी प्रकार 90 अंश के विभाजन विधि से 4 दिशा बन जाती है। अगर उसको 8 की जगह 4 में डिवाइड करेंगे किसी भी सर्कल, तो हमको पता है कि वो 4 दिशा बनेगी ना, 1990 डिग्री के 4। वैसा ही 180 के विभाजन करने पर 2 दिशा बन जाती है। ये एकदम सरल बात है ये सारी। इस प्रकार दिशा निर्धारण करने के लिए एक वस्तुएं अनेक अंशों के केंद्र होने की विधि से समझ में आता है। दूसरे विधि यही है, एक वस्तु के सामने दूसरी वस्तु। धरती के सामने सूरज के बारे में पहले से ही हम जानते हैं। इन दोनों विधा से कोण यानी किसी केंद्र के अंशों के आधार पर स्पष्ट होता है, क्योंकि सूरज भी चांद भी अनंत अंश का ही केंद्र है ना। इसमें ये बोल रहे हैं बाबा जी के जो भी वस्तु है ना, उसके अनेक केंद्र, मतलब अनेक अंश होते हैं, उसका वो केंद्र होता है। तो हम जब दो वस्तुओं की सापेक्षता में बात करते हैं, तो जैसे धरती है ना, और उसके अनेक अंश है, अनंत कोणों में फैली हुई है, वैसे सूरज भी है, वो भी अनंत अंश का ही एक केंद्र है। ये भी हमको समझ में आता है ना। जब जब कभी सूरज के आधार पर दिशा निर्धारित होगी, सूरज के 90 अंश अथवा 100 अंश पर होगी, 180 अंश पर होगी। 90 अंश दिशा को पहचानने वाले के आधार पर बनता है, 100 अंश 180 अंश दिखने के आधार पर बनता है। तो ये बात भी स्पष्ट है कि हमारी जो आंख है ना, उसकी कैपेसिटी जो है, अभी जो दृष्टिपात हमारा है, वो 90 अंश तक देख पाता है। और अगर उसकी मूल क्षमता जो दिखता है हमको, वो 180 तक दिखता है, पर 180 में से हम 90 तक ही देख पाते हैं। अभी आंख को अगर हम फिर घुमाना पड़ता है, हम जैसे लेफ्ट में घुमाएंगे, वो जो एक्सरसाइज करते हैं हम योगा में, आंखों को लेफ्ट और राइट, हाँ, तो हमको समझ में आता है कि जो बाजू में है वो भी हमको दिखता है एकदम राइट एंड मोस्ट एक्सट्रीम में जब जाते हैं। तो उसकी क्षमता जो है 180 है, पर हमको जो दृष्टिपात हमारा है वो 90 डिग्री तक ही हम देख पाते हैं। और उसकी पूरी विधि फिर आगे बताइए कैसे वो दृष्टिपात बनता है। तो आगे कह रहे हैं कि देखने वाले के रूप में मनुष्य को हम पहचान चुके हैं, देखता है वो मनुष्य ही है। मनुष्य दृष्टि को जिस ओर दौड़ता है, वह दोनों आंखों के साथ 90 अंश ही बनता है, इसी का नाम दृष्टिपात है। 90 अंश का शुरुआत बिंदु में है, 90 अंश का शुरुआत बिंदु में है। यह बिंदु ठीक दोनों आंखों के पीछे दोनों चक्षुओं के स्नायु जुड़ने वाली जगह पर ही होती है। यह मेधस तंत्र में ही स्थापित रहता है, भौतिक रासायनिक तंत्र के रूप में स्थापित रहता है। तो ये सारी जो प्रक्रिया हो रही है वो एक तरह से शरीर की क्रियाएं है ना, जिसको हम बोलते हैं कि भौतिक रासायनिक क्रिया ही है, यानी प्राण अवस्था की क्रियाएं है ना। और जो भी हमको आंख से जो दिखता है, उसका जो चित्रण है ना, चित्रण भी नहीं कहेंगे, उसका जो चित्र बनता है वो मेधस तंत्र पे स्थापित होता है। पर ये सारी प्रक्रिया जो है वो भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है ना, प्राण अवस्था की है। यहाँ तक वो बता रहे हैं जो फिजिकल केमिकल पार्ट है शरीर का। फिर आगे बता रहे हैं कि चक्षु तंत्र अब यहाँ हाँ पे जिगर भाई हाँ जो भौतिक रासायनिक क्रिया में भी जो बाबा ने यहाँ पे परिभाषित किया है कि दोनों चक्षुओं के वो जो बिंदु है वो स्नायु तंत्र जहाँ मिलती है वहां पे होता है, जबकि हमने जो पढ़ा है कि रेटिना पे हाँ, उसका कोई फोटो बनता है और ठीक बात है। ब्रेन में जाता है। ये थोड़ा सा अलग सा है, मतलब वही मैं रेखांकित हाँ, सही बात है, सही बात है। जो अभी मॉडर्न साइंस में हम पढ़ते हैं उससे ये बात भिन्न है।
तो ठीक बात है ना? तो ये हाँ ठीक है। शरीर में कैसे ये दृष्टिपात बनता है उसकी बात कर रहे हैं। आगे जो बात कर रहे हैं कि चक्षु तंत्र अपने में रासायनिक रचना तंत्र और जीवंतता सहित मानसिकता के साथ क्रियाशील रहता है। अब यहाँ से शिफ्टिंग बात हो रही है। यहाँ जो ये बात उन्होंने लिखी है, अभी तक जो सारी बातें की वो शारीरिक क्रिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि चक्षु तंत्र अपने में रासायनिक रचना तंत्र और जीवंतता सहित मानसिकता के साथ क्रियाशील रहता है। कैसे? तो उसको बता रहे हैं आगे कि इसका मतलब यह हुआ कि मानव अर्थात जीवन की उपस्थिति में ही दिशा काल आदि बोध होने की बात किया जा सकता है। तो जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना कि विज्ञान का जो पूरा अध्ययन है ना, उसमें जो चैतन्य पक्ष है वो अध्ययन अगर वो उसका अध्ययन अगर पूरे से होता है तब जाके विज्ञान जो है पूरा हो जाएगा। तो ये पूरे बात में बाबा जी वही इंगित कराना चाह रहे हैं कि अभी तक हमने जो आप बोल रहे रेटिना और यहाँ तक ही हमने सोचा है या मेदस तक सोचा है सारी चीजों को, यहाँ तक पूरा एक फोटो जो फोटोग्राफिक जो पूरी प्रोसेस होती है हमारे अंदर, है ना, ये यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं जो भी मेडिकल साइंस की बात है। बाबा जी ये बोल रहे हैं अंत में जो देखने वाला है ना, यानी कि जो मानसिकता के साथ जो क्रियाशील रहता है वही बाकी, यानी कि जीवन जो है वही देखता है। बिल्कुल क्लियर है। इस लाइन को लिख रहे हैं, इसका मतलब यह कि मानव की उपस्थिति में ही दिशा काल, यानी जीवन में, मानव में भी जीवन की उपस्थिति में ही दिशा काल आदि बोध होने की बात किया जा सकता है। तो वो आगे भी बात बताया कि जागृति और रास जो दिशा है उसको पहचाना ये जीवनगत क्रिया है। आगे यांत्रिक विधि से भी यदि हम दिशा काल संबंधी क्रिया करते हैं तो उसमें भी पहले कई हुई सभी क्रियाएं मानव से संबंधित रहती ही है। हम मशीन से ये सब देखने का प्रयास करते हैं टेलीस्कोप से, है ना, तभी भी उसमें जो जीवन है उसका भाग समाया रहता है, यानी वो जीवन से समझने की प्रक्रिया होती है। अतएव यंत्र प्रमाण के मूल में मानव ही प्रमाण है। ये सब कहने का आशय या लिखने का आशय नहीं है कि हम जब कहते हैं कि यंत्र प्रमाण है या हमने जो दृष्टि से देखा वो प्रमाण है, उसके मूल में भी जो देखते हैं और उसको फिर जो समझता है वो नहीं समझता। प्रमाण तो यंत्र नहीं है, प्रमाण मानव ही है। हम कितने भी मेडिकल टेस्ट करते हैं कि वो हमने ब्लड टेस्ट किया, ये किया, तो वो जो ब्लड टेस्ट है उसको कुछ हमने उसमें कुछ कट हो बैक्टीरिया रही दिखे है भैया, आवाज क्लियर नहीं आ रही। अभी आ रहे भैया क्या? हाँ अभी आई। अभी आई ना, ठीक है। मुझे लगता है वो हेडफोन का सेटिंग है। ठीक है। अतएव यंत्र प्रमाण के मूल में मानव ही प्रमाण है। तो मूल बात यहाँ पे बाबा जी यही बोल रहे हैं कि इन सबको देखने से हमको समझ में आता है कि हम कितना भी सूक्ष्म। भैया हाँ आपका नेटवर्क लोड ले रहा है, आपका वीडियो बंद हो गया है और आवाज भी कम हुआ है। अच्छा मैं वीडियो बंद ही कर देता हूँ। हाँ अभी ठीक हो गया। अभी ठीक हो गया ना? ठीक है। तो यहाँ पे बात कह रहे हैं कि यंत्र जो प्रमाण है उसके मूल में भी मानव ही प्रमाण है। तो पूरी बात यहाँ पे कह रहे हैं कि हम जो आंखों से देखते हैं और फिर कोई यंत्र से उसको सूक्ष्मतम करके देखने का प्रयास करते हैं, उसके मूल में भी जो समझता है वो मानव है, इसलिए मानव ही प्रमाण है। आगे बात कर रहे हैं कि स्वयं प्रमाण के मूल में भी मानव ही है, क्योंकि मानव ही प्रमाणित करने वाली इकाई है ना। और फिर आगे उसको एम्फसाइज कर रहे हैं कि किताब प्रमाण के मूल में भी मानव ही प्रमाण है। इस प्रकार मानव का प्रमाण विधि को समझने के क्रम में मानव चक्षु तंत्र को समझना भी आवश्यक रहता है। तो मूल में हम ये सब समझ इसीलिए रहे हैं कि मूल में जाएंगे तो मानव ही प्रमाण है, पर मानव प्रमाण है ये समझने के अर्थ में हम चक्षु तंत्र को समझ रहे हैं कि कैसे जो देखने वाली क्रिया है उसमें जीवन का भाग कैसे शामिल रहता है। तो ये बात यहाँ तक की है। हाँ भैया, मतलब ये हुआ कि गुण स्वभाव और धर्म देखने में जीवन सक्रिय होता है, इसलिए देखना तभी पूरा होता है। ठीक बात है। आगे जो पूरे पैराग्राफ है उसमें यही बात की है कि हम देखने में कितना देख पाते हैं ना, रूप गुण स्वभाव धर्म चार वो मिलके एक इकाई का अस्तित्व है, तो उसमें से हम कितने भाग को देख पाते हैं आंखों से। तो जो लिमिटेशन है आंख की या दृष्टिगोचर की, उसकी आगे पूरी बात आएगी, या अभी आगे के जो 2-3 पेज है उसमें उसी की बात की है ना। तो उसी को यहाँ पे प्रमाण के रूप में समझा रहे हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहाँ से मुझे लगता है बहुत फास्ट पढ़ा था दृष्टि पाठ से, उसको हम धीरे धीरे पढ़ के समझते हैं। ठीक है।
दृष्टिपात अपने में से हर मानव के चक्षु तंत्र में 90 अंश का विस्तार बनाती है। इसी क्रम में दृष्टिपात में आने वाली सभी वस्तु निश्चित अच्छी दूरी में रहने पर उसका विस्तार चक्षु तंत्र द्वारा बोध हो पाता है। अब ये जो बात यहाँ पे लिखी ना कि विस्तार चक्षु तंत्र द्वारा बोध हो पाता है, बोध होने की क्रिया जीवन में होती है। यहाँ से दोनों का सहअस्तित्व समझ में आता है, शरीर और जीवन का। क्योंकि ये जो चक्षु तंत्र वाला जो भी हमको दिखता है ना, उसका जो बोध होने की क्रिया है वो जीवन में होती है। चक्षु तंत्र द्वारा भी मानव जीवन और शरीर का अविभाज्य रूप होने के आधार पर समझ में आता है। भैया ये चक्षु तंत्र मतलब आंख हो गया यहाँ पे, और ये दृष्टिपात मतलब? चक्षु तंत्र जब हम बोल रहे हैं तो पूरी सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, आंख की सिर्फ बात नहीं कर रहे। अच्छा 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 हाँ, जैसे हम जो बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, तो पाचन अच्छा क्रिया हो गया। अच्छा, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हाँ, तो उसमें फिर श्वसन, रेस्पिरेटरी में देखेंगे तो नाक भी आएगा, फेफड़े भी आएंगे, श्वसन वाहिनी जो है वो भी आएगा। चक्षु तंत्र का मतलब ब्रेन तक जाएगा, है ना? हाँ, जो आप भी कह रहे थे, ठीक बात। अच्छा अच्छा अच्छा। और दृष्टिपात को कैसे बोले भैया, इसको क्या बोलते हैं दृष्टिपात? दृष्टि जहाँ जाके स्थिर होती, जैसे हम सामने दीवार पे देखते हैं ना, तो दीवार दृष्टिपात। पाठ मतलब जहाँ से आगे नहीं देख सकते। अच्छा, ओके, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग पहले शुरू में बात किया कि हम जब देखते हैं तो आंख की जो क्षमता है वो 180 डिग्री जो है हमारे सामने है ना, वहां तक देख पाती है। पर एट ए टाइम हम देखेंगे तो हमारा जो देखने का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री से ज्यादा नहीं है। हमारा देखना हमको उतना स्पष्ट दिखता है, बाकी सब हमको धुंधला धुंधला दिखता है आसपास की चीजें। तो हमको आंख का जो मूवमेंट है वो अगर हम करते हैं तो वो फिर कुछ 90 डिग्री में हम निश्चित साफ साफ चीजों को देख पाते हैं ना, उसी को दृष्टिपात कह रहे हैं। ठीक, आगे लिखा है, चक्षु तंत्र द्वारा भी मानव जीवन और शरीर का अविभाज्य रूप होने के आधार पर समझ में आता है। ऐसी वैभव संपन्नता एक आवश्यक प्रक्रिया है। यह हर मानव में शोध पूर्वक पहचाना जा सकता है, अपने में भी अन्य में भी। दिशा देश को पहचानने के लिए दृष्टि संपन्नता का होना एक अनिवार्य स्थिति है। अभी यहाँ पे जो दृष्टि की बात कर रहे हैं वो सिर्फ जिसको हम बोलेंगे कि जो दृष्टिगोचर है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आगे वो दृष्टि में न्याय धर्म सत्य की भी बात आएगी, है ना। इसलिए दिशा और देश को पहचानने के लिए दृष्टि संपन्नता का होना एक अनिवार्य स्थिति है। इसके बिना दिशा निश्चयन, पहचान और उपयोगिता का प्रमाण संभव नहीं। इसमें प्रधानतः दृष्टि के संदर्भ में, दृश्य को पहचानने के संदर्भ में, इन पहचानने के आधार पर उपयोगिता, पूरकता, प्रयोजन को प्रमाणित करने के संदर्भ में मानव ही एकमात्र समर्थ इकाई। मतलब ये जो पूरी अस्तित्व में जो इकाइयां हैं ना, सभी अवस्थाएं हैं, उनके साथ पूरकता, उपयोगिता, प्रयोजन, उनको प्रमाणित करने के संदर्भ में अगर कोई इकाई जो समझदार है या समझने योग्य जो इकाई है, समर्थ है, वो मानव ही है। मानव को दिशा को निर्धारित कर लेने की आवश्यकता इस धरती पे है। तो ये जब लिखा गया उस परिप्रेक्ष्य में जब बात कर रहे हो, आज के परिप्रेक्ष्य में भी यही बात है कि अभी तक जो मानव की जो दिशा है ना, उसका निर्धारण नहीं हो पाया, इसीलिए वो निर्धारण कर लेने की आवश्यकता इस धरती पर है। धरती से बाहर विद्यमान ग्रह गोल से भी वास्ता है, यानी कि जो धरती का संबंध है वो बाकी सब ग्रह गोलों से भी है। इस क्रम में आकाश में गतित होने के लिए भी दिशा निर्धारण एक आवश्यक स्थिति है। जल यात्रा में भी आवश्यक है। धरती पर गांव से गांव जाने के लिए दिशा निर्धारण अति आवश्यक है। तो ये जो तीनों दिशा की बात कर रहे हैं वो, जैसे हम पानी में जल यात्रा कर रहे हैं या हवाई यात्रा कर रहे हैं या धरती पे जमीन से कोई यात्रा कर रहे हैं, तो उसी में भी दिशा का निर्धारण होना अति आवश्यक है। आगे लिख रहे हैं कि जागृति क्रम, जागृति को पहचानने के लिए भी निश्चित दिशा चाहिए। अभी यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो मानव के संदर्भ में, मानव में जो जागृति क्रम है या जागृति है, उसको पहचानने के लिए भी निश्चित दिशा चाहिए। इस प्रकार मनुष्य की प्रवृत्तियां बहुआयामी होने के आधार पर, बहुकोणीय होने के आधार पर, दिशा निर्धारण होने के आधार पर ही कार्य निर्धारण होना पाया जाता है। तो इसमें आखिर में ये बात बता रहे हैं कि
मानव की हम प्रवृत्तियां देख रहे हैं तो वो बहुत सारे आयामों में है ना। जैसे हम बोल रहे हैं कि मानव में देखेंगे तो अनुभव, विचार, व्यवहार, व्यवसाय, बहुआयामी प्रक्रियाएं हो रही है हमारे अंदर। उसी को जब हम मानव समाज के रूप में देखते हैं, अखंड समाज के रूप में, तो उसमें संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था ना, ये 4 आयाम जो है उसमें ये प्रक्रियाएं हो रही है मानव में। अगर हम परंपरा में देखें तो मानव बहुआयामी है ना। उसके साथ साथ बहुकोणीय भी है। बहुकोणीय हम देख रहे हैं तो जैसे हम दृष्टि कोण की बात कर रहे हैं ना, कि न्याय, धर्म, सत्य की दृष्टियां है ना, उसके साथ साथ प्रिय, हित, लाभ की भी दृष्टियां है। तो ये बहुकोणीय दृष्टिकोण है। तो उसके आधार पर जो दिशा निर्धारण है, यानी कि दिशा जो है विकास और जागृति, वो निर्धारण होने के आधार पर ही आगे की जो भी कार्य है ना, या योजनाएं है, व्यवस्था है, उसका निर्धारण होना पाया जाता है। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। आगे, भूचर, जलचर, नभचर विधि से हमें जहां गतित होना है उसके लिए गम्य स्थली को निर्धारित करने की आवश्यक रहती है। हमको डेस्टिनेशन जो है, गंतव्य जो है, गम्य स्थली जो है, उसको निर्धारण करना रहता है। कहीं कोई भी विधि से हम अगर कहीं जा रहे हैं तो ना, गति कर रहे हैं, तब ऐसे निर्धारण के उपरांत ही निश्चित लक्ष्य गम्य स्थली के लिए निश्चित दिशा विधि से पहुंच पाते हैं। जब वो निर्धारण हो जाता है, कोई निश्चित लक्ष्य, कोई गम्य स्थली, तो उसके लिए फिर जो निश्चित दिशा है उसको तय करके हम वहां पहुंच सकते हैं। इसे हर व्यक्ति छोटे से छोटे, बड़े से बड़े मुद्दे पर परीक्षण कर सकता है। अब उसको जागृति कम जागृति में देखेंगे तभी भी समझ में आता है। अगर हम उसको स्थूल रूप में देखते हैं कि हम कहीं से कोई जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, हवाई यात्रा, जल यात्रा या जमीन पे यात्रा, उसको भी उस विधि से भी हम समझ सकते हैं ना। छोटे से छोटे या बड़े से बड़े मुद्दे पर भी परीक्षण कर सकते हैं। तो ये तो बहुत सरल है सब समझना। आगे, इसके आगे यह भी सुस्पष्ट हो गया कि दृष्टि के बिना दिशा अपने में निर्धारित होती ही नहीं। तो जो दिशा है वो दृष्टि से ही निर्धारित होगी। जैसे हमको कहीं जाना है तो हम आंख, यानी जो चक्षु या दृष्टिगोचर है, उससे हम निर्धारित करते हैं। अगर जागृति की बात करेंगे तो जो न्याय, धर्म, सत्य है ना, उस दृष्टि के बिना दिशा जो है वो निर्धारित होती ही नहीं। दृष्टि के साथ ही दिशा निर्धारण हो पाता है। दृष्टि का केंद्र मानव ही है। दृष्टि जो है वो मानव में ही विकसित होगी या मानव में ही पाई जाती है दृष्टि। आगे, मानव में ही दृष्टि समाहित रहती है। चक्षु तंत्र के साथ साथ सोच, विचार, साक्षात्कार, चित्रण सहित बोध, अनुभव क्रियाएं मानव में संपन्न होती है। तो यहाँ पे जो चक्षु तंत्र हमने समझा था, जिसको हमने अभी बताया कि जो पूरी सिस्टम है ना, आंख की जो पूरी सिस्टम है, आंख है, अंदर रेटिना है, उसके अंदर दृष्टि पटल है और भी जो भी अंग अवयव है, उससे पूरा जो तंत्र बना है और उसका जो मेधस तक पूरा एक कनेक्शन है ना, जब तक कम्युनिकेशन होता है, जो देखा हमने उसका मेधस तक संकेत गया, ये पूरा मिला के जो है वो चक्षु तंत्र है। अब उसके साथ साथ सोच, विचार, यानी कि अब यहाँ से जीवन की बात शुरू हो रही है। चक्षु तंत्र के साथ साथ सोच, विचार, साक्षात्कार, चित्रण सहित बोध, अनुभव क्रियाएं मानव में संपन्न होती है। इसके लिए मानव में जीवन और शरीर के सहअस्तित्व को पहचाने रहना आवश्यक है। ये तभी संपन्न हो पाता है जब हम शरीर और जीवन के सहअस्तित्व को समझते हैं। तभी हम चक्षु तंत्र और उसके साथ जो जीवन में चित्रण हो रहा है, बोध हो रहा है, साक्षात्कार हो रहा है, इसको समझ पाते हैं। बिना शरीर और जीवन के सहअस्तित्व को पहचाने इन इन क्रियाओं को पहचानना संभव नहीं है। इसीलिए शरीर और जीवन का सहअस्तित्व ये स्थापित होने से हम सिर्फ जो आंख से दिख रहा है उससे अधिक भी कुछ है, उसको हम समझ पाते हैं। जैसे आंख से अधिक गणित है, गणित से अधिक जो कारण है, गुण है, गुण से अधिक जो है कारण। तो इस तरह से हम समझ पाते हैं समग्रता में। उस मुद्दे पर पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है, इस पे पहले बात हो चुकी है। दृष्टि मानव में सहअस्तित्व विधि से ही सभी आयाम, कोण, परिप्रेक्ष्यों में सार्थक होना स्पष्ट है। इसलिए दृष्टि पूर्वक ही लक्ष्य दिशा निर्धारण होना समझ में आता है। ये यहाँ पे जो बात कर रहे हैं बहुत ही तात्विक बात है ना। ये जो 3 लाइनें हैं, इसको अगर बहुत ध्यान से समझते हैं तो इसमें ये कह रहे हैं कि दृष्टि, यानी कि जो न्याय, धर्म, सत्य दृष्टि है मानव में ना, तो ये जो न्याय, धर्म, सत्य रूपी दृष्टि है मानव में, वो सहअस्तित्व विधि से ही सभी आयाम, यानी कि कोई इकाई की बात करेंगे तो रूप, गुण, स्वभाव, धर्म, मानव में करेंगे तो अनुभव, विचार, व्यवहार और कार्य, और अगर उसी को अगर हम परंपरा के रूप में देखेंगे तो संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था या
संविधान आचरण विधि व्यवस्था के रूप में समझ में आता है, शिक्षा आचरण संविधान व्यवस्था के रूप में ना। तो प्रत्येक आयाम, सभी आयामों में जो दृष्टि है ना, यानी कि न्याय धर्म सत्य दृष्टि पूर्वक सभी कोण है ना, तो ये जो जितने भी कोण है ना, तो जिसको हमने पहले दृष्टिकोण के रूप में देखा, उसमें ना सभी परिप्रेक्ष्यों में, यानी कि व्यक्ति, समाज ना, परिवार, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र, इन सभी में सार्थक होना स्पष्ट है। तो यदि हमारी दृष्टि सहअस्तित्व विधि से है तो इन सभी जगह सार्थकता हो पाती है ना। अगर हमारी दृष्टि मानवीय की जगह अमानवीय दृष्टि है ना, जिसको हमने मानव व्यवहार दर्शन में भी पढ़ा था अध्याय 4 में, मानवीय दृष्टि अमानवीय दृष्टि, तो अमानवीय दृष्टि से ये सभी चीजें सार्थक नहीं हो पाती। तो इसीलिए मानवीय दृष्टि का उदय होना या मानवीय दृष्टि का विकास होना ये अति आवश्यक है। इसीलिए दृष्टिपूर्वक ही लक्ष्य यानी कि जिसको हम कह रहे हैं कि लक्ष्य का निर्धारण विवेक से होता है ना, और दिशा का निर्धारण है वो विज्ञान से होता है। तो ये जो पूरा जो ये अभी तक कर्म दर्शन में जो आखिरी भाग है ना, जिसमें दिशा की बात कर रहे हैं, दूरी की बात कर रहे हैं ना, उसमें कोण की बात कर रहे हैं, काल की बात कर रहे हैं, ये सारी बातें जो कर रहे हैं इसको हमने अभी तक विज्ञान के रूप में ही देखा है ना। और वो जो विज्ञान है जिसको हमने जिस अभी प्रचलित विज्ञान को जो देखते हैं, उसमें जो चैतन्य पक्ष है ना, यानी कि जो विवेक वाला जो भाग है, उसको हमने अभी तक नहीं समझा। इसीलिए विज्ञान का जो मूल आशय है दिशा निर्धारण, वो दिशा हो नहीं पा रहा, क्योंकि दिशा के रूप में अभी तक हम जैसे बताया कि पश्चिम पूरब, उतनी दिशा को ही पहचान पाए ना, क्योंकि वो आंख से दिखता है। और उसके साथ अगर जो चक्षु तंत्र के साथ जीवन की क्रियाएं जोड़ते हैं तो उसमें जागृति रूपी भी एक दिशा है, उसको नहीं पहचान पाना ना, इसीलिए जो अभी की स्थिति है ना, वो हमारे सामने है। और उसका निर्धारण अगर हो पाता है दृष्टिपूर्वक ना, यानी न्याय धर्म सत्य दृष्टिपूर्वक, अगर उसका लक्ष्य यानी कि विवेक पूर्वक लक्ष्य और उसका दिशा, लक्ष्य जो मानव लक्ष्य समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व है, ये लक्ष्य के रूप में, और दिशा जो है वो जागृतिगामी दिशा है। ये अगर निर्धारण हो पाता है तभी मानव जाति सफल हो पाएगी, ऐसा इसमें समझ में आता है। बहुत बढ़िया जिगर भाई। ये पूरा दिशा और दृष्टि के ऊपर था, मूल बात इसमें यही है। तो जब स्थूल रूप में देखेंगे तो दिशा के रूप में जैसे बात की, जो भौतिक रूप में हमने एक कोण से लेके हर एक अंश, हर केंद्र के अगर देखेंगे तो उसके अनंत अंश है उसके कोण में रूप में ना, उसके रूप में दिशा को पहचाना स्थूल रूप में। और अगर जीवन की या हम मानव की बात करें तो जागृति दिशा है। वैसे ही दृष्टि की बात की तो दृष्टि को हमने दृष्टिपात के रूप में समझा कि जो 90 डिग्री है, 90 अंश तक जो हमारा दृष्टिपात होता है, वहां से हमको चक्षु तंत्र को जो चीजें दिखती है उसको हम दृष्टिपात कर रहे हैं, वो चीजें हमको दिखती है एक तरह से स्थूल रूप में। पर अगर हम दृष्टि की बात करें तो मानवीय दृष्टि जो है वो न्याय धर्म सत्य, यानी जीवन के आधार पर जब हम देखना शुरू करते हैं, तभी जैसे संदीप भाई ने बताया रूप गुण स्वभाव धर्म, यानी हम समग्रता में चीजों को समझ पाएंगे, अन्यथा हम उतना ही सीमित रह पाते हैं दृष्टि में। तो ये बात जो विज्ञान के साथ जो चैतन्य पक्ष है उसको जोड़ के बाबा जी ने विज्ञान को सही दिशा दे दी इसमें। भैया जो दृष्टि न्याय धर्म सत्य की दृष्टि बोल रहा है, तो एक प्रकार से दृष्टिकोण हो गया ना, न्याय धर्म सत्य का दृष्टिकोण। जी भैया, उसको नजरिया, हाँ नजरिया कह सकते हैं, दृष्टिकोण कह सकते हैं, दृष्टि कह सकते हैं, है ना। अच्छा तीनों एक ही चीज हो गई ना। हाँ, तुलन में भी उसको हम दृष्टियों की बात करते हैं, तो उसका जो प्लेसमेंट है, अगर मैं बहुत बारीकी से कहूँ तो जीवन में तुलन क्रिया में ये प्लेस है। हाँ। और इसमें लक्ष्य और दिशा में क्या अंतर है भैया? मुझे एक ही चीज लग रही दोनों, अगर अपन जागृति के रूप में देखें तो। हाँ जी भैया, ऐसे दिखने में एक ही रूप में लगता है, पर जैसे हम लोग पूरी अस्तित्व जो है वो पूर्णता की ओर है ना, उसमें भी पूर्णता की ओर में सभी प्रकृति का जब देखते हैं तो जो जड़ में देखते हैं उसका जो चरमोत्कर्ष है, हमने देखा कि जो प्राण अवस्था का चरमोत्कर्ष है वो मेधस है, समृद्धिपूर्ण मेधस ना, जो मानव शरीर में पाया जाता है। उसी तरह उसमें एक प्रक्रिया विकास क्रम के बाद जो विकास है, तो वो विकास का जो अंतिम परिणाम है वो चैतन्य परमाणु है, यानी कि जीवन गठनपूर्ण रूप में जो परमाणु है उसको हमने देखा है। तो वो उसकी दिशा है, विकास क्रम से विकास। और उससे आगे जब देखते हैं तो जागृति गामी यानी जागृति क्रम है, और फिर जागृति है। दूसरा अगर उसको पूरा अस्तित्व में देखते हैं तो अस्तित्व में जो दिशा हमको दिखती है वो पूर्णता की ओर दिशा रहती है, यानी कि हर अवस्था अपनी पूर्णता को पाना चाहती है, पूर्णता की ओर गतित है। इसलिए संबंध की जो परिभाषा है उसमें ये बात कर रहे हैं कि पूर्णता के अर्थ में अनुबंध।
यानी जो पूरा सहअस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, हम अगर सामान्य आम बात में बोलचाल की भाषा में बोलेंगे तो हम सब जुड़े हुए हैं, हम ये बात करते हैं। उसी को अगर हम देखेंगे तो सहअस्तित्व के रूप में साथ साथ है। ये सहअस्तित्व के रूप में साथ साथ है, तो ये इसकी दिशा क्यों है, सब साथ साथ क्यों है ना? तो सब साथ साथ जो है वो पूर्णता की ओर गतित है, वहां पे हमारा गमन है ना। और जब हम लक्ष्य की बात करते हैं तो लक्ष्य जो है उसको हम गंतव्य के रूप में पहचानते हैं। ये जो गति है पूरी, जिस दिशा में हम गति कर रहे हैं वो कहाँ पहुंचना चाहते हैं, तो वो जो गंतव्य है ना, उसको हम लक्ष्य के रूप में पहचानते हैं। जैसे मानव में देखेंगे तो गंतव्य क्या है, तो मानव का गंतव्य है क्रिया पूर्णता और आचरण ना। उसमें भी जब हम क्रिया पूर्णता की बात करते हैं तो उसमें पर्टिकुलरली श्रम का विश्राम बोल रहे हैं। और मानव की जो गति है जिसको हम निरंतरता के अर्थ में बनी रहेगी, वो आचरण पूर्णता के अर्थ में बनी रहेगी। यानी कि जब जागृत परंपरा में आचरण पूर्णता मानव परंपरा में स्थापित होती है तो वो अक्षुण्ण रूप में बनी रहेगी, इसीलिए वो गति का गंतव्य, डेस्टिनेशन, लक्ष्य है ना। और उसी को अगर हम आचरण पूर्णता को फिर मानव में देखेंगे तो उसको जब व्यक्ति में देखेंगे तो समाधान के रूप में दिखता है, परिवार को उसमें देखेंगे तो समृद्धि के रूप में समझ में आता है, समाज में उसको देखते हैं तो अभय के रूप में समझ में आता है, और जब पूरे अस्तित्व में देखते हैं तो उसको सहअस्तित्व के रूप में पहचानने में आता है, यानी समझ में आता है। तो वो लक्ष्य के रूप में है। जैसे इसमें दूसरा उदाहरण दूं, जैसे स्थूल रूप में एक बात यहाँ पे लिखी है कि हमको कहीं पे भी जाना होता है तो हम निर्धारण करते हैं कि हमको कहाँ जाना है ना, डेस्टिनेशन, कोई लक्ष्य तय करते हैं ना। और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम कोई दिशा निर्धारण करते हैं ना। जैसे अभी मुझे यहाँ से पुणे से दिल्ली जाना है, तो मेरा लक्ष्य जो है दिल्ली है। अब मैं पुणे से दिल्ली जाना है तो मैं वाया छत्तीसगढ़ भी जा सकता हूँ, मैं वाया महाराष्ट्र भी जा सकता हूँ, मैं वाया गुजरात होके भी जा सकता हूँ, है ना। तो कोई एक दिशा को हम चुनते हैं, जी हम इस दिशा से जाएंगे, है ना। तो ये जो दिशा है वो एक तरह से जहाँ पे हम गतित हो रहे हैं, है ना, वो उसकी बात कर रहे हैं। और जो डेस्टिनेशन है, लक्ष्य है, वो गंतव्य की बात है। तो ये उन दोनों में अंतर है। इसीलिए जागृति की बात कर रहे हैं तो वो जागृतिगामी दिशा है, जागृति की तरफ दिशा है। और जो अंतिम लक्ष्य है उसको समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, यानी अंतिम लक्ष्य जो है सहअस्तित्व प्रमाणित होना, ये अंतिम लक्ष्य। ठीक है भैया, क्लियर हुआ? जी भैया, जी बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ ये वाला बिंदु खत्म हो जाता है, दिशा और दृष्टि। अभी आगे का जो एक है, इसमें कोण की बात की है ना। तो कोण के संदर्भ में किसी एक इकाई को एक केंद्र बिंदु के रूप में पहचानने के उपरांत बिंदु में अनेकानेक अंश समाया हुआ सुस्पष्ट हो चुका है। ये बात पहले आगे हो चुकी दृष्टि में। कितने भी अंशों की हम परिकल्पनाएं कर सकते हैं, उससे अधिक अंश एक बिंदु में जुड़ा ही रहता है। यानी कि हमारी कल्पना में नहीं आएगा, वो बात इंगित कर रहे हैं कि हम कितना कल्पना करें कि 360 उसमें अंश उसके आसपास केंद्र के होंगे या 720 होंगे या कितना भी करें, उसमें एक और अंश हम जोड़ दे, उतना रहता ही है, उससे एक अधिक अंश एक बिंदु में जुड़ा ही रहता है। ऐसी जुड़ी हुई निश्चित बिंदु पर समानांतर रेखा यानी आधार रेखा को जोड़ने वाली लक्ष्य रेखा को स्थापित करने पर कोण स्पष्ट हो पाते हैं। हर दो अंशों को जोड़ने पर निश्चित अंशों का कोण बन ही जाता है। इस प्रकार हरेक में एक से अनंत कोण समाया ही रहता है। सीधा समकेंद्रीय रेखाओं के आधार पर ही अंशों का पहचान होता है। समकेंद्रीय रेखा का मतलब एक बिंदु से जुड़ी हुई सभी ओर फैली हुई रेखा है। इसको अंश विभाजन रेखा के नाम से पहचाना गया है। इसी विधि से समकेंद्रीय रेखा एक बिंदु में बहुत सारा जुड़ा हुआ चित्र को हम हर व्यक्ति बना सकते हैं। ऐसे परस्पर रेखाओं की जैसे जैसे केंद्र से दूरी बढ़ती है, वैसे वैसे परस्पर रेखा की दूरी भी बढ़ती जाती है। इसी क्रम में दृष्टिपात की पहचान हो जाती है, स्पष्ट भी होती है, स्वीकार भी होती है। तो यहाँ तक ये जो पूरी बात कर रहे हैं ना, जो हमने अभी आगे भी बात की कि हम जैसे कोई एक वर्तुल बनाते हैं या कोई केंद्र होता है, उसके आसपास अनंत कोण रहते ही है ना। उसमें ये भी बात वो बोल रहे हैं कि जैसे हमने एक कोण पे रेखा खींच दी है ना, और उससे कोई अलग दिशा में या अलग कोण में कोई दूसरी रेखा
खींचते हैं तो जहां से केंद्र से शुरुआत होती है तब दोनों में अंतर कम होता है। जैसे 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 हम उसको आगे बढ़ाते हैं दोनों में अंतर बढ़ता जाता है। ये उसमें एक बात बोल रहे हैं, तो बहुत सामान्य बात है। और उसी से दृष्टिपात की भी पहचान होती है, यानी हमारे आंख में उन्होंने बताया चक्षु तंत्र में एक बिंदु है जहाँ पे दोनों रेखाएं जुड़ती है, तो वो दृष्टिपात को भी पहचानने के लिए सहायक है। ये जो पूरी एनालॉजी है, आगे वो बता रहे हैं, यहाँ तक जो उन्होंने वही बात की जो पहले रिपीट हुई। आगे वो बता रहे हैं कि अंश कोण। भैया भैया हाँ, हाँ। ये समकेंद्रित क्या है भैया? समकेंद्रीय रेखा का मतलब भैया उसमें ऐसा रेखा को बता रहे हैं कि कोई एक केंद्र से निकली हुई जो रेखाएं है ना, जैसे हमने एक बिंदु को रखा है ना, वहां से हम एक रेखा खींच रहे हैं उसी बिंदु से स्टार्ट होती हुई ना, और दूसरी रेखा भी खींच रहे हैं उसी बिंदु से स्टार्ट हुई, पर उसका जो कोण है वो अलग है। तो उन दोनों का केंद्र जो है वो सम है, समकेंद्रीय है, जहां से उनका उद्गमन हुआ। केंद्र एक समान, हाँ एक ही केंद्र से खींची हुई रेखा है। हाँ ठीक बात। वो जो इंग्लिश में कॉन्सेंट्रिक लाइंस पढ़ते हैं ना, एक सेंटर है और कई सारी रेखाएं हैं। बस ठीक है ठीक है। केंद्रीय मतलब वही जिसका केंद्र एक समान हो, एक ही केंद्र हो, उसमें से जो है रेखाएं खींचते जाने का, निकालते जाने का। ठीक है, जैसे रे होती है उसका कॉमन। हाँ, रेज होती है ना, बस, जैसे वैसा सूर्य है। की किरणें जो है अपने देखते हैं ना, कॉमन एंड, मैनी रेज विद कॉमन एंड। बस बिल्कुल। तो बस उसमें क्या, जो रेस जो आगे आगे जैसे बढ़ेगी उसमें रेस में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है, उसी को बता रहे हैं। ठीक भैया। ठीक भैया। आगे आगे लिखते हैं कि अंश कोण विस्तार दूरी ये सब मानव दृष्टि के गम्य तथ्य है, इसलिए मानव की दृष्टि को आधार में रखते हुए हर तथ्यों को पहचानने की विधि बनती है। इसी प्रकार दूसरे विधि से किसी समतल रचना पर दो ध्रुवों को पहचानने के अनंतर, इसी समझ के आधार पर तीन ध्रुवों को पहचानने के अनंतर ध्रुवों को ध्रुवों से जोड़ने पर कोणों का पहचान होता है। इसमें तो वो बात करें कि हमने दो बिंदु को पहचाना, फिर तीसरे बिंदु को पहचाना, और सब तीनों को जब जोड़ दिया तो हमको कोण समझ में आते हैं, यानी हम त्रिकोण बनाते हैं सिंपल, तो हमको तीन कोण जो है यानी कोण जो है उसकी पहचान हो जाती है। हर कोण किसी न किसी निश्चित संख्यात्मक अंशों का चित्र होना पाया जाता है। इस प्रकार दिशा और कोण दोनों स्पष्ट होते हैं, इसी के साथ दूरी भी स्पष्ट होती है। तो यहाँ पे तो कोण को भी स्पष्ट कर दिया, आगे दिशा और उससे पहले दूरी की बात हो गई थी, व्यापक के रूप में ही दूरी है। तो ये तीनों चीजें यहाँ पे स्पष्ट हो गई। ठीक है, कोण आगे बढ़े। आयाम। हेलो। हाँ हाँ भैया ये हाँ जैसे इसमें कौन, जैसे हमने अब दिशा और दृष्टि की बात की थी, तो हाँ उसमें तो स्पष्ट लगता है कि वो मानसिकता के रूप में जो जीवन है हमारा, तो हाँ उस जीवन की दिशा और दृष्टि क्या होगी, हाँ और एक सुविधा और प्रिय हित लाभ दृष्टि है तो उसकी अनुसार से दिशा क्या होगी। लेकिन यहाँ कौन जो है वो जीवन के आधार पर उसको हम किस तरह से लेंगे? जी भैया, दृष्टि और दृष्टिकोण की जब बात करेंगे तो एक ही बात हो रही है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। ये कौन उसी से ही संबंधित? हाँ 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 ठीक ठीक ठीक। अभी जो आखिरी बिंदु इसमें है वो है आयाम है। तो आयाम की जो बात कर रहे हैं, हम आयाम संबंधी भाषा प्रयोग करते ही आए हैं। कोई भी एक वस्तु छह ओर से सीमित होते हुए तीन आयाम की ही बात करते हैं, जिसको हम बहुत अभी स्थूल रूप में कहते हैं कि 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल ना। तो जो 3 डायमेंशनल की बात करते हैं कि हम तीन आयाम की ही बात करते हैं इसमें ना। तो वो वस्तु देखेंगे तो छह ओर से सीमित है, उसको हम देखेंगे तो फ्रंट एलिवेशन है, बैक एलिवेशन है, उसको पीछे से दिखाई देता है, साइड से, दोनों साइड से, ऊपर से, नीचे से, छह ओर से सीमित है। उसमें प्रधानतः हम अभी तक तीन आयाम की ही बात करते हैं। इसमें भी मानव की दृष्टि ही प्रधान आधार है। किसी भी वस्तु के छह ओर मानव के आंखों में प्रतिबिंबित होने के लिए
कम से कम 3 प्रकार से देखने की आवश्यकता बनी ही रहती है, 3 ओर से, है ना? तो उतने प्रकार से देखेंगे तभी उसको हम देख पाते हैं ना। तो ये जो अभी हम जो भी संसार हमको दिख रहा है वो 3 डायमेंशन में हम देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं उसकी आगे बात बताई है उन्होंने कि इकाई अपने स्वरूप में व्यापक वस्तु में भीगी डूबी घिरी है। व्यापक वस्तु पारदर्शी होने के आधार पर मानव के दृष्टिपात में वस्तु का अवस्थिति, परिस्थिति और वस्तुओं का प्रतिबिंब चक्षु में होने को दृग बिंदुओं के रूप में देखा जाता है। दृग जो शब्द है वो चक्षु के लिए है, दृग नयन आंख, है ना, एक संस्कृत शब्द है दृग। तो उसको दृग का मतलब, दृग बिंदुओं का मतलब वो जो दृष्टि, एक तरह से आंख पे जो भी हमारी वस्तुओं का प्रतिबिंब हो रहा है ना, उस रूप में दृग का उपयोग यहाँ पे किया है। पर इसमें जो बात बोल रहे हैं यही बोल रहे हैं कि जो व्यापक है वो पारदर्शी है ना। वो पारदर्शी होने के आधार पर ही मानव का जो दृष्टिपात है उसमें किसी भी वस्तु का अवस्थिति यानी कि उसको परंपरा के रूप में जो स्पष्ट है अवस्थिति ना, उसकी परिभाषा देखेंगे तो परिस्थिति की जब बात आएगी तो उसका जो कोई फल परिणाम बना हुआ है ना, उसकी जो वातावरण है आसपास, उसको परिस्थिति के रूप में पहचानते हैं। तो ये अवस्थिति, परिस्थिति और वस्तुओं का प्रतिबिंब है ना, ये चक्षु में होने को दृग बिंदुओं के रूप में देखा गया है। भैया अवस्थिति क्या बोले? अवस्थिति भैया परंपरा के रूप में जो स्पष्ट है ना, उसको अवस्थिति के रूप में पहचानना है। ठीक है। ठीक। और आगे लिखते हैं कि दृग बिंदु के रूप में प्रतिबिंबित होने वाली वस्तुएं अपने संपूर्ण आकार आयतन का 180 अंश तक मानव के चक्षु पर प्रतिबिंबित हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो पाते। तो जैसे हम कोई भी वस्तु को देखते हैं, हमने सूरज का भी उदाहरण दिया था, तो सूरज जो है वो अभी भी हमको जो है 180 से ज्यादा दिख नहीं पाएगा। या हम हमारे सामने कोई एक वस्तु के रूप में कोई एक बोतल पड़ी है पानी की, है ना, हम उसको देख रहे हैं, उसमें समझ में आता है कि उसका आकार है, उसका कोई आयतन है, उसमें से भी हम उसके आगे यानी कि 180 डिग्री तक जो भाग है उसको ही देख पाते हैं। इसीलिए वो वस्तु भी पूरी हमारे दिखने में भी नहीं आती एक तरफ से। तो यही बात इसमें बता रहे हैं कि चक्षु पर प्रतिबिंबित होने वाली सभी वस्तुएं अपने में से आंशिकता को ही प्रतिबिंब के रूप में होना परीक्षण निरीक्षण पूर्वक कर सकता है। इसे हर मानव प्रयोग कर सकता है। प्रयोग के लिए एक विविध वस्तुएं मानव के सम्मुख रखाई है। इसमें एक मानव के सम्मुख खड़े होकर देखने पर लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और बनावट संबंध निश्चित अच्छी दूरी से देखने पर 180 अंश अर्थात मानव रूपी वस्तु का आधा भाग ही दिखता है ना। सिंपल है, इसमें पूरा वस्तु जो है दिखता नहीं हमको, उसके लिए हमको फिर पीछे जाके देखना पड़ेगा ऊपर से। तो इस तरह से हम पूरी वस्तु को देख पाते हैं आकार आयतन के रूप में भी। बाकी आधा भाग ओझिल ही रहता है। इस प्रकार आंखों से जो दिखता है वो अधूरा है। ये सारा जो अभी तक लिखा उसका आशय यही है कि जो हम आंखों से देखते हैं वो पूरा नहीं है, वो अधूरा है। आंखों से देखकर केवल उसके आधार, थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। हाँ ये भैया। थोड़ा सा पीछे चल रहे, जहाँ भैया ने पूछा अवस्थिति, परिस्थिति और वस्तुओं का प्रतिबिंब हाँ। चक्षु में होने को दृग बिंदुओं के रूप में देखा जा रहा है। तो हाँ। यहाँ अवस्थिति को आपने कहा परंपरा, और फिर परंपरा दृग बिंदुओं में कैसे प्रतिबिंबित होती है? ये या तो यहाँ स्थूल की ही बात केवल हो रही है। ठीक बात है। तो उसमें स्थूल की जो बात हो रही है ना भैया, उसमें तो उसमें एक भाग जो उन्होंने सबसे पहले जो लिखा कि व्यापक वस्तु पारदर्शी होने के आधार पर, तो इसमें मूल बात यही बोल रहे हैं कि हर वस्तु का प्रतिबिंबन जो है वो हर वस्तु पे पड़ा ही होता है ना। आगे उसकी बात आएगी पूरी। ठीक। पर हम जो है वो उसको प्रतिबिंब को हमने ऐसे पहचाना है कि जैसे ये दीवार है, उसके आगे मुझे नहीं दिख रहा तो वो वस्तु जो है वो नहीं है मेरे लिए, पर वो वस्तु तो है ही अस्तित्व में। ठीक है। दूसरा जो हमको जो दिखता है उसका आधार यही है। अभी देखना जो है वो समझने के रूप में, जैसे हम लोग बार बार हम बोलते हैं देखना मतलब समझना। ठीक है। दिखा मतलब समझ में आ गया। तो वो कैसे समझ में आता है? क्योंकि व्यापक पारदर्शी है। अगर व्यापक पारदर्शी नहीं है तो सारा प्रतिबिंबन है वो हमारे अंदर होगा ही नहीं। तो उस संदर्भ में है, इसीलिए व्यापक को यहाँ पे लिखा। नहीं तो
व्यापक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वो सीधा सीधा लिख सकते थे। तो वो लिंक है, वो आगे चल के वापस मतलब वो जुड़ेगा, तो आगे ये इसी पेज में, दूसरे पेज में वो बात आएगी। ठीक ठीक है। तो हम यहाँ पे थे कि जो हमको कोई भी वस्तु अभी भी स्थूल रूप में जो दिखती है ना, अभी स्थूल की बात कर रहे हैं आगे पूरी, अभी भी हम जो पूरी वस्तु है उसको देख नहीं पाते हैं आंखों से ही। आंख की भी लिमिटेशन को बता रहे हैं कि आंख से भी जो दिखता है वो पूरा नहीं है। कोई भी वस्तु को हम आधी ही देख पाते हैं, आधा भाग जो उजली रहता है। इस प्रकार आंखों से जो दिखता है वो अधूरा है। आंखों से देखकर केवल उसके आधार पर जो निर्णय करते हैं वह भी अधूरा है। यानी हमने सिर्फ वस्तु का रूप भी पूरा नहीं हुआ उसका, घनता तो उसमें दिखती ही नहीं है, समझ में ही नहीं थी आंख से, तो उसमें अधूरे में भी अधूरा देख के फिर उसके आधार पे हमने कोई निर्णय लिया, तो वो निर्णय भी जो है वो अधूरा ही रहेगा, क्योंकि उसका बेस है या निर्णय लेने का आधार है वही अधूरा। इस आधार पर आधारित जितने भी कार्यक्रम है, इस पर आधारित है ना, ऐसे निर्णय पर आधारित जितने भी कार्यक्रम है उनका भी अधूरा होना स्वाभाविक है। मानव अपने तृप्ति पाने के क्रम में अधूरापन को स्वीकारता नहीं, यानी कि मानव को जो अधूरापन है उससे जो फल आता है वो स्वीकार होता नहीं। इस मुद्दे पर पहले भी सामान्य रूप में स्पष्ट किया जा चुका है कि गणित आंखों से अधिक है पर समझ से कम है ना। अभी यहाँ पे एक स्टेप आगे जा रहे हैं कि आंख से जो दिखता है उससे गणित जो है उसमें ज्यादा समझ में आता है, पर जो समझ है ना उसमें समझ जो है वो गणित से ज्यादा है, यानी गणित समझ से कम है। इन तीनों का जो संबंध है उसको अगर हम देखेंगे तो आंख से हमको जो आधा दिखता है, गणित में देखेंगे तो जैसे हम बोलते हैं कि कोई एक बॉटल है ना, इसका वॉल्यूम है वो इतना है, उसका पूरा जो आकार है उसको हम चित्रित कर पाते हैं गणित से, तो वो आंख से ज्यादा है। पर अगर हम बोलेंगे गणित से क्या हम उसका स्वभाव है, धर्म है ना, वो समझ में आएगा तो वो नहीं आता। इसलिए गणित जो है वो समझ से कम ही है, पर आंख से जो दिखता है उससे ज्यादा है। तो ये प्लेसमेंट है तीनों का। आगे उसको पूरा एक्सप्लेन किया है। अर्थात गणित भाषा से जो बोध होता है वह आंखों से अधिक होता है, जबकि आंखों के आधार पर भी बोध होने की बात कही जाती है अथवा चित्रित होने की बात आती है। तो यहाँ पे वो उसका जो आंखों से दृष्टिगोचर विधि से जो उसकी अपूर्णता है उसको इंगित करा रहे हैं। अभी भी बात होती है कि आंखों के आधार पर बोध होने की बात आती है या चित्रित होने की बात आती है। चित्र भी नजर के आधार पर बना रहता है, वह भी अधूरा रहता है, तो ये अपूर्ण है। ठीक है। चित्र में आकार आयतन का 180 अंश ही दिख पाता है, नजरों में भी 180 अंश ही समा पाता है, जबकि गणितीय भाषा से जो बोध होता है वह आकार आयतन का पूरा बोध कराता है। आंखों में घन का कोई प्रतिबिंबन होता ही नहीं। जैसे मैंने बात किया कि रूप की भी बात करेंगे तो आकार आयतन घन ये तीनों मिला के रूप है ना, तो आंखों में घन जो है उसका तो कोई प्रतिबिंबन नहीं होता। तो गणित से जो समझ में आता है वो आंखों से ज्यादा ही होता है। इसके आगे यह भी स्पष्ट किया गया है कि गणितीय विधि से जो कुछ भी हमको समझ में आता है उसमें उससे अधिक गुणात्मक और कारण भाषा से समझ में आता है। तो जो भाषाओं को हम समझे थे कारण गुण गणित ये तीन रूप में भाषा है, तो यहाँ सीधा सीधा वो बोल रहे हैं बाबा जी के गणितीय भाषा से जो समझ में आएगा उससे गुणात्मक भाषा और कारणात्मक भाषा से ज्यादा ही समझ में आता है ना। उसके आगे वो बात कर रहे हैं क्योंकि हर वस्तु की संपूर्णता रूप गुण स्वभाव धर्म का समुच्चय है। तो मूल बात यहाँ पे ये करे कोई भी इकाई जो है वो रूप गुण स्वभाव धर्म ये चारों के अविभाज्य रूप में वर्तमान है। कोई भी क्रिया तो सिर्फ उसका रूप का आंशिक भाग समझ में आना है ना, ये इकाई की पूर्णता को समझना, समग्रता को समझना नहीं है, और उसके आधार पर जो भी निर्णय हम करते हैं वो सब अधूरे होते हैं ना। तो इसीलिए सिर्फ गणित भाषा से या गुण भाषा से जो चीजें समझ में आती है उसका पूर्णता जो है वो नहीं हो पाने से हम अपूर्ण परिणाम की ओर यानी कि न्यून फल की ओर अग्रसर होते हैं। इसीलिए वस्तु को समग्रता में यानी कि पूर्णता में समझने के लिए रूप गणित कारण और गुण ये तीनों भाषा का समुच्चय है,
तभी वो चीज पूरी तरह समझ में आती है, यानी कि उसके जो चारों आयाम है, रूप गुण स्वभाव धर्म, उसको हम समझ पाते हैं। ये जो गणित अपन जो नॉर्मल भाषा में जिसको गणित बोलते हैं, मैथ्स, वही गणित की बात हो रही है ना यहाँ पे? जी भैया, गणित की बात करें तो वही संख्या के रूप में है ना, जिसको हम बोले हैं कि गणित में उसका कोई वॉल्यूम होगा ना, जिससे हमको उसकी सांख्यिक विधि से जो उसकी रचना है वो समझ में आती जी है ना। जैसे कोई भी व्यक्ति है, हम उसको समझना चाहते हैं गणितीय विधि से, मानव को, तो हम क्या समझेंगे कि उसका कोई एक कद है ना, उसका कोई वजन है, उसकी कोई लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। हम जब शर्ट बनाते हैं किसी के लिए तो हम उसका गणितीय विधि से आकलन करते हैं ना। तो ये पूरा जो भी प्रक्रिया क्रियाकलाप हो रहे हैं धरती में, ये सारे गणितीय विधि से पहचानने में आते हैं। पर जब हम मानव को समझ में जाते हैं, वही मानव को गुण की भाषा में, तो उसका जो सम विषम मध्यस्थ है ना, कभी वो सम यानी सृजनात्मक काम करता है, उसके आधार पे हम पहचानते हैं, तब वो गुण के आधार पे पहचान होगी। उसके आगे हम जब स्वभाव पे जाएंगे ना, तो जब स्वभाव व धर्म की बात करेंगे तो वो कारणात्मक भाषा है ना। कोई भी वस्तु को, इकाई को हम जब कारणात्मक भाषा से पहचानते हैं ना, तब उसका होना जो है वो समझ में आता है ना। यानी कि उसका जो स्वभाव है या धर्म है वो समझ में आता है। जैसे रूप जो है वो परिवर्तनशील है कोई भी क्रिया का ना, तो वो अस्थिर है, वो बदलता रहता है। गुण जो है वो सम विषम और मध्यस्थ के रूप में परिलक्षित है, और स्वभाव और धर्म जो है वो स्थिर है ना। तो रूप गुण जो है परिवर्तनशील हो गया, और स्वभाव धर्म जो है वो स्थिर यानी अपरिवर्तनीय हो गया। तो जब किसी भी इकाई को हम स्वभाव धर्म के रूप में यानी कारणात्मक भाषा से समझते हैं, जिससे ये पूरा दर्शन जो है ना, ये कारणात्मक भाषा से लिखा हुआ है ना। इसको गौर से जब जिगर भाई यहाँ एक वो विचार आ रहा है कि मानव का स्वभाव और धर्म पता नहीं चलता जब तक वो अनुभवी नहीं हो जाए, देखने वाले का भी और दिखने वाले का भी। जी भैया, अभी तो हम अपनी ही बात करेंगे। स्वभाव धर्म हमको जो समझ हम रहे हैं, तो हमको कैसे समझ में आ जाए स्वभाव धर्म ना। तो जो वही है कि हम जब मानव का आकलन जो है सिर्फ रूप के आधार पर करते हैं, तो उससे जो फल आएगा वो न्यून फल ही आएगा। हमारा संबंधों का पहचान है, जैसे मानव जाति में हम देखते हैं कि संबंध का पहचान कैसे शुरुआत हुई। तो पहले जो कबीला युग था है ना, या नस्ल के आधार पे, रंग के आधार पे, यानी रूप के आधार पे जो संबंध बने ना, और उससे जो पूरा वर्ग विग्रह हुआ, या अभी भी होता है, हम लोग देख ही रहे हैं, रेसिज्म होता है, ये होता है, तो रूप के आधार पे पहचानने का आधार हुआ। जबकि मानव जो है वो रूप के आधार पे यानी कि अपूर्ण पहचान से उसका पूर्णता है या संबंध की पूर्णता है वो हो नहीं पाती ना। उसको हम रूप गुण स्वभाव धर्म चारों के साथ यानी अविभाज्य रूप में, और मानव नहीं, कोई भी वस्तु अगर उसको हम सिर्फ रूप और गुण के आधार पर पहचानते हैं, जैसे मान लो कोई एक पत्ता है ना, वो पत्ता हमको बहुत हरा और एकदम, इसको बोलेंगे उसकी सुगंध भी बहुत बढ़िया है ना, और हम उसको खा लेते हैं, पर वो एक्चुअली हमारे लिए मारक है। स्वभाव जो है उसका, अगर प्राणावस्था को देखें, सारक और मारक है, यानी उसमें से वो मारक है, हमारे शरीर के लिए वो पोषण नहीं है, शोषक है ना। तो हमने जो निर्णय लिया वो सिर्फ रूप और गुण के आधार पे लिया। हम बाग में टहलने गए और हमको देखा है पत्ता बढ़िया है, दिखने में एकदम सुंदर है, आकर्षक है, उसकी जो गंध है वो भी बहुत ही हमको प्रिय है ना। तो रूप और गुण के आधार पर निर्णय लिया, पर वो उसका जो स्वभाव है उसको नहीं पहचाना। मानवीय स्वभाव क्या है? मानवीय स्वभाव जो है वो दृढ़ता, वीरता, उदारता, दया, कृपा करना। और ये धर्म सुख रूप हो गया। तो अभी धर्म जो है हाँ, सुख है, सुख पूर्वक जीने की जो आशा है, ये मानवीय धर्म है। तो अभी मैं नहीं धीरता वीरता संपन्न हूँ, सुख पूर्वक नहीं जी रहा हूँ, तो मुझे स्वभाव धर्म दिखाई नहीं देगा। नहीं, दिखाई नहीं देता, ऐसा बात नहीं हो रहा है। उसको हम अभी तो समझने के क्रम में है। वो जो समझने का क्रम है उसको भी 4 स्तर में बताया है। तो अभी भी हम जब बोलते हैं कि हमको मूल्यों का भास रहता है, तो क्या हम ऐसा कहेंगे हमको मूल्य बिल्कुल नहीं समझ में आए? ऐसी बात तो नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे तो ये बोल रहे हैं कि उसमें भास होता है, पर भास से उसमें जो तृप्ति है, निरंतर तृप्ति, वो नहीं हो पाती। वो अनुभव में जाके, यानी कि जब उसकी निरंतरता हो जाती तभी हो पाती है ना। तो ये जो क्रम है पूरा वो वही है कि भास, आभास, प्रतीति और अनुभव, यानी कि क्रमशः समझने से हमारे अंदर जो स्वीकृतियां है ना, और जो समझने का जो अभ्यास है, यानी संपूर्णता में देखने का अभ्यास है, वो होता है। इसीलिए जब साक्षात्कार की बात करते हैं तो साक्षात्कार में स्वभाव और धर्म स्पष्ट हो जाता है।
अभी भी जो हमारा पहचानना निर्वाह करना है वो रूप गुण के आधार पर हो ही रहा है। ठीक। तो कुल मिला के प्रक्रिया में यही होना है, अध्ययन प्रक्रिया में या अनुभवगामी प्रक्रिया में, कि किसी भी इकाई यानी चारों अवस्थाओं का जो स्वभाव और धर्म है ना, उसके साथ जो परम धर्म है ना, स्वभाव और धर्म के साथ जिसको परम धर्म या परम संबंध सहअस्तित्व क्या है वो स्पष्ट हो जाना, उसी को फिर साक्षात्कार, फिर आगे बोध और फिर अनुभव की प्रक्रिया पूरी उसमें बताई गई है। ऐसे होगा अध्ययनगामी विधि। बढ़िया। ठीक भैया? ठीक है योगेश भाई, ठीक है? हाँ भैया। बहुत हेलो। बढ़िया सुनील भैया, बहुत ही अच्छा रख रहे हैं आप। जी धन्यवाद। थोड़ी सी आवाज बढ़ा सकते हैं, आवाज। एक्चुअली हम लोग जहाँ पे है ना, ये पुणे में, यहाँ थोड़ा सा ना नेटवर्क का इश्यू है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आवाज आता स्पष्ट है। हाँ आवाज तो ठीक है सुनीता बहन, ठीक है। आवाज शायद आपको कम आ रही हो, वरना आवाज ठीक पहुंच रही है। अच्छा ठीक है, आवाज स्पष्ट है, वैसे आवाज में स्पष्ट है और ब्रेक नहीं है और कोई मतलब वो नहीं है। हाँ नहीं ठीक, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है। अच्छा। हाँ वो सुनील भाई ने थोड़ा बताया कि शायद नेटवर्क वीक है, तो मैंने वीडियो बंद कर दिया है। मुझे लगता है सिर्फ ऑडियो तो ठीक हो पाएगा यहाँ पे। नहीं ठीक है, वीडियो बंद करने से वो ठीक रहता है कि वो ठीक रहता है, क्वालिटी बढ़ जाती है। हाँ ठीक है। ठीक है संदीप भैया, तो ये पूरा रूप गुण स्वभाव धर्म की जो बातें है ना, और हम उसको कैसे समझेंगे उसका एक प्रक्रिया के रूप में, और फिर उसका एक पूरा एक अलग भाग ही है ना, फिर उसके लिए फिर हमको अलग से फिर वो साक्षात्कार, वो अनुभव पूरा क्या होता है, प्रक्रिया है ना, उसको फिर हम समझ सकते हैं कैसे होगा ना। तो पर यहाँ पे जो बात करें वही बोले कि हम रूप की भी आंशिकता को आंख से पहचानते हैं। कुल मिला के यहाँ इतनी बात कर रहे हैं। तो इकाई का अगर हम परसेंटेज भी निकालेंगे तो बहुत कम परसेंटेज हम समझ पाते हैं अभी की जो परिस्थिति है उसमें, है ना। ठीक, तो मानव में से के लिए हर वस्तु का बोध रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ ही संपूर्ण बोध और तृप्ति का कारण बन पाता है। तो ये जो पूरी बात उन्होंने बताई कि रूप गुण स्वभाव धर्म संबंधी व्याख्या पहले की जा चुकी है, इसको बताया है कि क्या रूप है, क्या गुण है, क्या स्वभाव है, क्या धर्म है, और उसमें से भी जो भी मानव में से और के लिए हर वस्तु का बोध जो है वो रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ ही संपूर्ण बोध और तृप्ति का कारण बन पाता है। जब तक उसकी संपूर्णता में हम वस्तु को नहीं समझते, उसका बोध नहीं हो पाता, तब तक हमारी तृप्ति जो है वो पूरी नहीं होती, यानी कि अतृप्ति बनी रहती है। इनमें से कोई भाग ओझिल रहने से मानव को तृप्ति होना संभव नहीं है, वही बात कह रहे हैं ना। संपूर्ण समझ के आधार पर लिया गया निर्णय और कार्य व्यवहार समाधान कारक होगा। ये सब आखिर में होना क्यों है? तो अल्टीमेटली हमारे साथ यही होना कि अगर हम कोई वस्तु को संपूर्णता में यानी रूप गुण स्वभाव धर्म सहित अविभाज्य वर्तमान में पहचानते हैं, है ना, तो उसके आधार पे फिर हम उसको जो उसके साथ जो निर्वाह होना है, उसका जो पहचानना है, वो पूर्णता में होने से उसके आधार पर जो भी हम कार्य योजना या व्यवहार करेंगे उसके निर्णय के आधार पे वो हमेशा समाधान कारक होगा, क्योंकि वो सहअस्तित्व सहज निर्णय होगा, है ना। ये बात भी हमको समझ में आती है। समस्या को मानव स्वीकारता नहीं, समाधान को स्वीकारता है। हर दिशा, कोण, आयाम में संपूर्णता के आधार पर लिए गए निर्णयों के साथ समाधान निर्गमित होता है। इसे भले प्रकार से हर मानव जान सकता है। ये सरल बात इसमें बता रहे हैं कि जब हमारे निर्णय जो है वो सहअस्तित्व सहज विधि से यानी कि संपूर्णता में रूप गुण स्वभाव धर्म को समझ के हम जो भी हमारा निर्णय ले रहे हैं ना, उस समय जो निर्णय होता है वो उसका जो फल परिणाम है वो समाधान, यानी समाधान को भी दर्शन में अगर डिफाइन किया तो वैसे ही किया कि हम अगर ज्ञान विवेक विज्ञान के आधार पे हमारे सोच विचार होता है, उस सोच विचार के आधार पे कोई एक कार्य योजना बनती है, उस कार्य योजना से जो भी फल परिणाम आता है वो वापस मतलब अगर हम देखेंगे तो साइक्लिक वे में वापस हमारे ज्ञान विवेक विज्ञान को पुष्ट करता है, उसके अनुरूप होता है, तो उसको हम कह रहे हैं कि समाधान हो गया। ये समाधान का एक सर्कल है ना। दूसरी भाषा में समाधान को बढ़ाया कि क्यों और कैसे का उत्तर हो जाना हर चीज का, उसको समाधान कहा है ना। तो ये समाधान निर्गमित तभी हो पाता है जब हम वस्तु को संपूर्णता में यानी अस्तित्व सहअस्तित्व है उसके रूप में, और सहअस्तित्व को हम हर संबंध में समझ पाए, यानी मानव मानव संबंध और मानव प्रकृति संबंध, है ना, यहाँ पे भी सहअस्तित्व को समझ पाए ना। तो ये जो सहअस्तित्व है यही सूत्रित होता है ना। मूल में अगर देखेंगे तो सहअस्तित्व ये जो हर जगह सूत्रित हो रहा है, इसको अगर हम समझ पाते हैं तो फिर हमारे लिए
युक्तिकारी या समाधानकारी जो निर्णय है वो हो पाते हैं। इसकी बात इसमें पूरे में कर रहे हैं। तो ये बात तो हो रही थी आयाम की। आयाम के देखेंगे तो आयाम की बात में रूप गुण स्वभाव धर्म है ना, चारों आयाम होके ही कोई भी क्रिया है वो पूर्ण हो पाती है। तो इसकी बात करने के लिए फिर यहाँ पे जोड़ा कि हम जो आयाम देख रहे हैं वो आयाम पूर्णता में रूप गुण स्वभाव धर्म, ये चारों आयाम। ठीक है, यहाँ तक की बात तो स्पष्ट है। आगे उक्त प्रकार से आंखों के आधार पर निर्भर होकर जितने भी प्रयोग निर्णय मानव जाति ने किया है वह सब परिणामतः अनगिनत समस्या का स्वरूप हो चुका है। देखिए यहाँ पे यही बता रहे हैं कि अभी तक हमने पूर्णता में यानी उसको समग्रता में नहीं पहचान के जो भी निर्णय सिर्फ आंख के आधार पर देखने के जो भी निर्णय किया मानव जाति ने, उससे बहुत सारी समस्याएं उद्भवित हुई, अनगिनत समस्या है ना, मतलब जिसको गिना भी नहीं सकता, इतनी सारी समस्या उद्भवित हो चुकी है, वो चाहे मानव मानव के साथ हो या प्रकृति के साथ हो। आगे बता रहे हैं उसको कि यंत्र प्रमाण आंखों से अधिक हो नहीं सकता, यही सबसे बड़ा प्रमाण। विज्ञान की चेष्टा आंख को प्रयोग करना, आंखों को और ज्यादा सूक्ष्मतर रूप में देखने के लिए औजारों को बना लेना कर्माभ्यास में आ चुका है। तो यहाँ पे बात करें जो टेलीस्कोप या बाकी सब चीजें हमने विकसित की है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको देखने के लिए, यानी आंखों को और भी सूक्ष्मतम रूप से देखने के लिए तैयार करने के लिए जो औजार हमने बना लिए, ये सब हमारे कर्माभ्यास में आ चुका है। अर्थात पावरफुल लेंस लाखों करोड़ों गुना बड़ा दिखाने वाले, अरबों खरबों गुना दिखाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेंस भी प्रयोग में आ चुकी। इन सब के उपरांत भी आंख में जो होता है, आंख को अरबों गुना कारगर बना ले, अर्थ उतना ही निकलता है। यहाँ पे बाबा जी बोल रहे कि इतना सारा हमने विज्ञान में प्रयोग कर लिया, इतने सारे इक्विपमेंट बना लिए, फिर भी जो आंख में से जो दिखता है उस इकाई का जो अर्थ है वो इतना ही निकलता है। मतलब ये अर्थ उतना ही निकलता है जो लिखा है, वो स्थूलता की सीमा है, ऐसा बता रहे हैं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल भैया, यही बता रहे हैं कि स्थूलता की एक सीमा है, उससे उसका जो स्वभाव है, धर्म है ना, ये गुण है, वो इतना ही रहता है ना। तो वो हम कितना भी सूक्ष्मता से उन प्रक्रिया को देख लें, जैसे मैं उदाहरण के रूप में वही वापस दोहराऊं कि प्राण अवस्था को हम माइक्रोबैक्टीरियज्म या जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको कितना भी सूक्ष्मतम देख लें, और उसका स्वभाव और धर्म जो है वो सारक मारक या पुष्टि धर्म है, वही रहेगा। वो तो उतना ही निकलेगा। तो हमको अभी जो चीजों को पहचानने का जो एक हमने एक जरिया बनाया है, उसमें ये इन पक्षों को भी एक तरह से इनको जोड़ के देखना है ना, सिर्फ रूप के आधार पर देखना ना, वो पूर्णता नहीं है। और जिगर भाई, हाँ, वो जो सूक्ष्मतम देखने की बात बताई ना आपने, हाँ, तो मतलब कितना भी सूक्ष्म देख लो उससे स्वभाव धर्म पकड़ में नहीं आता। ठीक बात है ना, दो चीज है। बात। तो सूक्ष्मतम कितना भी सूक्ष्म देख लो स्वभाव धर्म बदल, और सूक्ष्मतम देखने से स्वभाव धर्म पकड़ में आता नहीं है। ठीक बात। स्वभाव धर्म देखने से ही पकड़ में आता है। ठीक बात। ठीक बात। वही बात इंगित करा रहे हैं यहाँ पे कि अर्थ तो उतना ही निकलता है, अर्थ उतना ही निकलता है, उतना ही निकलता है। ठीक बात है ना। इसीलिए ज्ञान विज्ञान विवेक संयुक्त विधि से, अर्थात सहअस्तित्ववादी नजरिया से संपूर्ण को पहचानना, कारण गुण गणितात्मक भाषा से संप्रेषित हो पाना, बोध हो पाना, फलस्वरूप मानव आकांक्षा जीवन आकांक्षा रूपी लक्ष्य को पाना ही एकमात्र आवश्यकता है। अभी यहाँ पे उन्होंने पूरा समराइज कर दिया। ये सब उन्होंने बताया कि ये सब अभी तक प्रचलित विज्ञान यानी कि जो भौतिकवाद है उसमें हो रहा है ना, और इसके विकल्प के रूप में क्या है, तो इसके विकल्प के रूप में बता रहे हैं ना बाबा जी के ज्ञान विज्ञान विवेक संयुक्त विधि से, है ना, तीनों के संयुक्त विधि से और सहअस्तित्ववादी नजरिया से, यानी ना भौतिकवादी नजर से ना आदर्शवादी नजरिया, दो विचारधारा को जो बात की है ना। अभी मैं दृष्टि की कहीं परिभाषा पढ़ रहा था, तो उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है कि ईश्वरीय दृष्टि, भौतिकीय दृष्टि, ऐसा कुछ, और सहअस्तित्ववादी दृष्टि, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये जो सहअस्तित्ववादी नजरिया है, इससे संपूर्ण को पहचानना है ना, यानी संपूर्ण को बोल रहे हैं तो रूप गुण स्वभाव धर्म सहित
पहचानना, है ना? इससे इससे हमको मतलब इससे हमको पहचान हुई संपूर्णता की। और जो हमको पहचान हुई उसको जब हम संप्रेषित करते हैं तो किस विधि से संप्रेषित करना, तो कारण गुण गणितात्मक भाषा से संप्रेषित हो पाना, है ना? सिर्फ गणितात्मक भाषा से नहीं, सिर्फ गुणात्मक भाषा से नहीं, है ना? सिर्फ कारणात्मक भाषा से नहीं, तीनों के संयुक्त रूप में संप्रेषित हो पाना। और वो संप्रेषित हो पाने के फलस्वरूप बोध हो पाना। बोध हो पाने के फलस्वरूप जो बोध होता है, तो बोध होने के फलस्वरूप मानव आकांक्षा, है ना? और जीवन आकांक्षा यानी कि समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, मानव आकांक्षा। जीवन आकांक्षा यानी सुख, शांति, संतोष, आनंद। तो यही मानव लक्ष्य और जीवन लक्ष्य जो है ना, मानव आकांक्षा, जीवन आकांक्षा रूपी जो लक्ष्य है, उसको पाना ही एकमात्र आवश्यकता है। कुल मिला के इतना ही कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम यानी इसको सफल बनाने के लिए आगे जो बता रहे हैं कि इस पर तुलने के लिए दिशा और दृष्टि बहुत आवश्यक क्रिया है। यहाँ पे तुलने यानी कि जो तुलन होता है, तौलने की जो क्रिया है, इस पर तुलने के लिए दिशा और दृष्टि बहुत आवश्यक क्रिया है ना? दिशा को हम इस प्रकार से समझे हैं, भौगोलिक विधियों से दिशा को हम जानते ही हैं, खगोलीय विधि से भी दिशा को जानते हैं। अब इसके साथ और दो भाग जो ओझिल है। अब यहाँ तक बाबा जी बोल रहे हैं, यहाँ तक तो मानव जाति ने पहचाना है भौगोलिक विधि से, जैसे हमने बताया पश्चिम, पूर्व, उत्तर, है ना? उसमें भी देखेंगे तो और चार कोण, नैऋत्य, वायव्य, है ना? उस तरह से पहचाना है ना? ऊपर से देखेंगे तो ऊपर नीचे से 10 दिशा की बात कहीं पे आती है कि 10 दिशाओं में ना। फिर दूसरा उन्होंने बताया कि खगोलीय विधि से भी हमने दिशा को जाना है। यहाँ तक मानव जाति पहचानी है, पर उसमें दो भाग जो है ओझिल रहे, मतलब दो भागों को पहचानना शेष है जो अभी तक नहीं पहचाना गया। उसकी बात फिर वो कर रहे हैं दिशा के संदर्भ में कि विकास की दिशा और जागृति के लिए दिशा की पहचान होने की आवश्यकता है ना? तो हम जैसे कह रहे थे कि पतन की ओर या उत्थान की ओर, जागृति या ह्रास की ओर ना, तो उसमें वही वो बोल रहे हैं कि विकास और जागृति ना, ये दोनों दिशाओं की पहचानने की आवश्यकता है जो अभी तक नहीं पहचानी गई, है ना? आगे वो समझा रहे हैं कि विकास क्या है और जागृति क्या है, दोनों में भिन्नता क्या है और दोनों की बात क्यों की दिशा के रूप। तो वो बता रहे हैं कि विकास के लिए दिशा रासायनिक, भौतिक और जीव संसार के साथ पूरकता और उपयोगिता विधि से अपने कार्य व्यवहार अर्थात मानव अपने कार्य व्यवहार को निर्णित करना ही और आचरण में लाना ही, फल परिणाम को पाना ही विकास की दिशा का मतलब। तो मानवेतर जो प्रकृति है ना, पदार्थ अवस्था है, प्राण अवस्था है, जीव अवस्था है, इसके संदर्भ में विकास की दिशा की बात कर रहे हैं। तो मानव, जैसे हम देख रहे हैं कि पूरे अस्तित्व में मानव मानव संबंध है और मानव प्रकृति संबंध है ना? और पूरा अस्तित्व जो है परम संबंध के रूप में, सहअस्तित्व के रूप में ही परम संबंध है। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि मानव प्रकृति का जो संबंध है ना, यानी कि विकास के लिए दिशा जो है वो रासायनिक, भौतिक और जीव संसार के साथ, उसके साथ पूरकता और उपयोगिता विधि से कौन जिएगा, कौन कार्य व्यवहार करेगा, तो मानव करेगा। तो मानव उस दृष्टि से अगर अपने कार्य व्यवहार को निर्णित करता है और आचरण में लाता है और फल परिणाम को पाता है, यही विकास की दिशा का मतलब है। तो यहाँ विकास की दिशा को उन्होंने पूरा स्पष्ट कर दिया। आगे अब जो जागृति की बात की, जागृति की दिशा को स्पष्ट कर रहे हैं कि जागृति दिशा का तात्पर्य भी यही है कि समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी पूर्वक मानव में संगीत को, सामरस्यता को प्रमाणित करना, जीवन आकांक्षा और मानव आकांक्षा को प्रमाणित करना है। तो ये जागृति की दिशा को स्पष्ट करते हुए समझा रहे हैं कि चारों चीजें यानी समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी पूर्वक ना, ये चारों चीज पूर्वक जो भी मानव मानव की या मानव प्रकृति यानी उसमें जो संगीतमयता है ना, उसमें जो सामरस्यता है यानी जीवन की जो सामरस्यता है, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, उसको प्रमाणित करना और प्रमाणित करने के फलन में सुख, शांति, संतोष, आनंद का अनुभव होना जीवन में। और मानव में यानी मानव आकांक्षा के रूप में, जब मानव कह रहे हैं तो यहाँ कलेक्टिव नाउन है, समग्र मानव जाति की बात कर रहे हैं। मानव आकांक्षा यानी समाधान, समृद्धि, अभय, अस्तित्व को प्रमाणित करना है, यही जागृति की दिशा का तात्पर्य है। इन दोनों मुद्दों पर मानव को सफल होने की आवश्यकता है। यहाँ पे बता रहे हैं कि ये दोनों मुद्दे हैं, अभी तक उस पर सफल हुआ
नहीं है मानव जाति, इसलिए इसमें सफल होने की आवश्यकता है। इसके लिए सहअस्तित्ववादी नजरिया ही नित्य समाधान। इसके लिए जो दृष्टिकोण है या नजरिया है ना, या जो विकल्प के रूप में जो बात कर रहे हैं कि वो भौतिकवादी और आदर्शवादी विधि से नहीं होते हुए सहअस्तित्ववादी नजरिए से ही ये नित्य समाधान हो सकता है ना, और उसकी आवश्यकता भी है। तो ये बात उन्होंने पूरे इस पैराग्राफ में बताई है। और आखिरी जो उन्होंने जो बात यहाँ पे करके इस अध्याय को पूरा किया है ना, वो बात ये बोल रहे हैं कि मानव संतुष्टि के नजरिए से रूप गुण स्वभाव धर्म रूपी आयामों को स्पष्टता से हृदयंगम करने के उपरांत ही हर मानव विकास और जागृति के संदर्भ में समाधानात्मक निर्णय संपन्न होना, फलस्वरूप जागृति और विकास की दिशा में सार्थक हो पाना होता है। वही सारांश, यही सारांश कुल मिला के सारे आयाम को समझने का जो तात्पर्य है, या हमने पूरे अध्याय में जो दूरी से शुरू करके ना देश की बात की, उसके बाद दिशा और दृष्टि की बात की, फिर कोण की बात की, आयाम को हम समझे, इन सबको समझने का जो सारांश है ना, अंतिम सार जो बात है वो यही है कि मानव जो है वो रूप गुण स्वभाव धर्म रूपी जो आयाम है उसकी स्पष्टता से हृदयंगम होना, और उसके उपरांत ही उसके तत्पश्चात ही मानव में विकास और जागृति के संदर्भ में समाधानात्मक निर्णय संपन्न होना। जब हम संपूर्णता में वस्तुओं को पहचानते हैं उसके बाद ही हमें जो भी निर्णय होगा वो समाधानकारी यानी समाधानात्मक निर्णय होगा, हम उससे संपन्न होंगे। ये संपन्न होने के फलस्वरूप जो दोनों दिशाएं है विकास और जागृति, उसमें सार्थक हो पाता है। यही पूरी बात का सारांश है। तो ये बात उन्होंने इसमें पूरे अध्याय में की है। इसमें कहीं कोई प्रश्न हो या कोई बात, और योगेश भाई आप कुछ रखना चाहो उसमें? नहीं भैया, आपने जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से रखा है। और किसी को कोई प्रश्न हो तो उस पर बात हो सकती है। हाँ, भैया स्पष्ट ही है, अब आगे काल पढ़ा जाए। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो मुझे लगता है कि हम आगे बढ़े। ठीक है, काल पढ़ लेते हैं। 10 मिनट है अपने पास। ठीक है, कोई बात। ठीक है, तो बढ़िया भैया। 15वां अध्याय है काल। हाँ हाँ, वो हो जाएगा 15वां अध्याय। हाँ, बढ़िया। ठीक है। काल की परिभाषा क्रिया की अवधि के रूप में होना स्पष्ट है। क्रिया अपने में निरंतर संपन्न होती ही रहती है, साथ में कुछ क्रियाएं आवर्तित होती रहती है। ऐसे आवर्तन की निरंतरता बनी रहती है, कभी बंद होती ही नहीं। ऐसी निरंतर संपन्न होने वाली क्रिया के एक आवर्तन के आधार पर काल को पहचानने का आधार माना गया। धरती का अपने एक घूर्णन गति में पूरी धरती में दिन रात्रि संपन्न होना पाया जाता है, इसी को एक दिन की संज्ञा दी गई। तो यहाँ तक अभी तक जो बात की उसमें यही बात बोले कि हम क्रिया की अवधि के रूप में काल की पहचान होती है। जैसे कोई भी क्रिया हो रही है वो निरंतर ही संपन्न होती है और उसकी एक आवर्तन पूरा होता है, उसको हम काल के रूप में पहचानते हैं। जैसे धरती जो है अपनी धुरी पे गोल गोल घूमती है घूर्णन गति, तो वो सूरज के आसपास जब घूमने से एक उसका जो आवर्तन है एक राउंड पूरा होता है, उसको हम एक काल के रूप में पहचानते हैं, दिन रात्रि के रूप में ना। ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं। उसी को एक दिन की संज्ञा दी, उसको हम बोलते हैं कि एक दिन पूरा हुआ। ऐसी दिन रात्रि की क्रिया सदा सदा से चली आई है, चलती रहेगी, है ना। इस अवधि को 24 भाग यानी 24 घंटे 60 भाग से विभाजित कर, जो 24 घंटे उसमें 1 घंटे को 7 भाग से विभाजित किया तो 1 घंटा, मिनट, घटी, पल आदि नामों से पहचानते हैं। हम उसको अलग अलग भागों में विभाग करके अलग अलग नामों से पहचानते हैं। इस ढंग से हम समय का विभाजन करते गए, क्रिया को भूल गए। मूल बात उन्होंने यही बताई कि हम समय को खंड खंड में विभाजित करते गए, पर जो मूल क्रिया थी उसको भूल गए। कैसे, वो आगे बताया है कि समय के आधार पर हर क्रिया का मूल्यांकन करने के लिए तैयारी कर लिए, समय प्रधान हो गया, वस्तु भूल गए। इस भूल के आधार पर लिए गए सभी निर्णयों से समस्याएं पैदा हुई। क्रिया व फलन के आधार पर मूल्यांकन होने की आवश्यकता बनी रही। तो यहाँ पे यही बता रहे कि हमने जो समय है ना उसको प्रधान मान लिया, जो क्रिया थी उसको पीछे छोड़ दिया ना, और उससे फिर जो भी निर्णय हुए या उससे जो थियरीज बनी, उससे जो भी प्रतिपादन हुआ, वो निर्णय जो है वो खुद समस्या से ग्रस्त होने से उससे जो प्रतिपादन हुआ वो भी समस्याओं से घिरा रहा, उसकी वो बात कर रहे हैं।
इसके लिए अभी जो पहचानने की आवश्यकता है वो यही है कि क्रिया के आधार पर उसके जो फलन है उसके आधार पर मूल्यांकन हो, ना कि समय प्रदान विधि से मूल्यांकन हो। ये बात यहाँ पे वो कह रहे हैं। उसको फिर विस्तार से बताया कि कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या चूक हुई। तो क्रिया के रूप में काल अपने में होने और क्रिया के रूप में निरंतर शाश्वत है। तो क्रिया जो है वो जैसे आगे बताया कि वो निरंतर बनी ही रहती है, एक आवर्तन के बाद दूसरा आवर्तन होता ही रहता है। क्रिया अपने आप में निरंतर है, शाश्वत है। होना होते रहने के अर्थ में काल गणना है। सह अस्तित्व अपने आप में नित्य निरंतर होने के अर्थ में होना, नित्य निरंतरता होना स्पष्ट होता है। यहाँ पे जो नित्य और निरंतर दो शब्द में आए हैं ना, जब सह अस्तित्व की बात करें तो नित्य और निरंतर की बात करें ना। तो जो नित्य की बात है वो व्यापक के संदर्भ में बात कर रहे हैं ना। और क्योंकि सह अस्तित्व जो है व्यापक और इकाई का जिसको हम दोनों का सह अस्तित्व है उसी को सह अस्तित्व बोल रहे हैं ना। इकाई और व्यापक उसको अलग अलग करके या विभाजित करके हम देखने का जो एक अभ्यास है जो विज्ञान में भी हुआ कि जिसमें व्यापक का अध्ययन नहीं हुआ, उसकी तो बात नहीं कर रहे। जिगर भाई ये लिखा है होना होते हाँ रहना के अर्थ में काल गणना है। हाँ तो जब निरंतर है तो गणना तो है नहीं, निरंतर को निरंतर ही कहा जा सकता है। सही बात है। तो इसीलिए तो यहाँ पे लिखा है कि जो होते रहना के अर्थ में काल गणना है, यानी कि ऐसा नहीं कि वो क्रिया खत्म हो गई, वो एक आवर्तन पूरा हुआ है दूसरा आवर्तन होगा तो वो होते रहना है ना। तो वो जो आधार है वो होते रहना के आधार पर काल गणना है। जैसे एक दिन हुआ दूसरा दिन हुआ तो वो होते ही रहता है। हाँ अभी मतलब मैं यहाँ फोकस कर रहा था गणना शब्द पर, क्योंकि गणना, गणना अच्छा मतलब टुकड़े करके 1 2 3 में गिनना। जब ठीक बात निरंतर है तो गणना मतलब कि है ही नहीं, उसकी केवल निरंतरता है। ठीक बात है भैया। तो जो निरंतरता है ना वही तो वो इंगित करा रहे कि अभी जो गणना हो रही है वो निरंतरता के अर्थ में नहीं हो रही। और यहाँ पे जो इंगित करा रहे बाबा जी के होना और होते रहना के अर्थ में काल गणना है। क्रिया की समाप्ति नहीं है, या क्रिया जो है वो शून्य नहीं हो जाती। क्रिया शून्य जो है वो व्यापक ही है ना। पूरे अस्तित्व में दो ही वास्तविकता को अगर हम इंगित कर पाते हैं, एक तो जो है व्यापक है और एक जो है वो क्रिया मतलब व्यापक ही क्रिया शून्य है और बाकी क्रियाएं हैं। तो यहाँ पे क्रिया जैसे आगे बात आएगी, हमने समय को शून्य कर लिया ना एक जगह पे जाके t=0 ना। विज्ञान में अगर प्रतिपादन होता है, हम कोई थियरी करते हैं तो अज्यूम करते हैं t=0, जबकि क्रिया जो कभी शून्य होती नहीं। तो उसको इंगित करा रहे हैं यहाँ पे इस पूरी बात में ना। क्रिया का नाश भी नहीं होता, क्रिया निरंतर चलती रहती है, शाश्वत है। तो वही पूरी पूरी बात को तात्विक रूप में यहाँ पे बाबा जी रख रहे हैं। फिर से मैं पढ़ता हूँ उस पैराग्राफ को कि क्रिया के रूप में काल अपने में होने और क्रिया के रूप में निरंतर शाश्वत है। होना होते रहना के अर्थ में काल गणना है। सह अस्तित्व अपने आप में नित्य निरंतर होने के अर्थ में होना, नित्य निरंतरता होना स्पष्ट होता है। यही निरंतरता काल संज्ञा में आती है और शाश्वतता भी काल संज्ञा में आती है। संपूर्ण प्रकृति शाश्वत होने के आधार पर, अविनाशी होने के आधार पर शाश्वतता प्रमाणित होती है। क्योंकि फिर अभी उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं क्यों ऐसी सब बात शाश्वतता की, अविनाशी होने की बात कर रहे हैं, क्यों प्रकृति जो है बनी ही रहती है, निरंतर है, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्योंकि संपूर्ण पदार्थ अवस्था अस्तित्व धर्म के रूप में विद्यमान है। यही पदार्थ अवस्था विकसित होकर प्राण अवस्था में वैभवित होने के आधार पर अस्तित्व सहित पुष्टि धर्मी होना पहचान में आ चुकी। संपूर्ण जीव में अथवा जीव अवस्था अस्तित्व पुष्टि सहित आशा धर्मी होना समझ में आ चुकी। इसी क्रम में मानव अस्तित्व पुष्टि आशा सहित सुख धर्मी होना भी स्पष्ट है। समाधान के अनुभव से ही सुख होने की बात भी स्पष्ट हो चुकी है। तो ये सारी जो चारों अवस्थाओं की उन्होंने बात की कि चारों अवस्था को जो धर्म है उसकी बात यहाँ पे इंगित करा रहे हैं। और जो अग्रिम अवस्था है उसमें अविकसित का, विकसित में अविकसित का धर्म समाया रहता है ना, गुण स्वभाव धर्म समाया रहता है। तो इसीलिए मानव में जो अस्तित्व पुष्टि आशा सहित सुख धर्मी होना भी स्पष्ट है। समाधान के
समाधान के अनुभव से ही सुख होने की बात भी स्पष्ट हो चुकी है। इसको पहले अध्यायों में स्पष्ट किया जा चुका है। इस विधि से अस्तित्व अविनाशी होना समझ में आता है, यानी अस्तित्व का नाश नहीं होता। इसीलिए काल जो है वो नित्य वर्तमान ही है, काल जो है वो शून्य नहीं है, ये बात वो कर रहे हैं। ठीक है संदीप भैया, जो आप बात कर रहे थे समझ में आ गई बात आएगी ना, है ना? वही इंगित करा रहा है। इसलिए काल जो है वो नित्य वर्तमान ही है, वर्तमान वस्तु के रूप में सहअस्तित्व ही है, और वर्तमान को ही हम काल नाम दिए हैं। बाबा जी जो इस काल को बोल रहे हैं वो वर्तते रहना, यानी वर्तमान की बात कर रहे हैं, ना ही t=0 को बोल रहे हैं। काल शब्द में वर्तमान ही अर्थ है, वर्तमान के रूप में सहअस्तित्व ही है। इस प्रकार काल सहअस्तित्व के अर्थ में नित्य वर्तमान होना समझ में आता है। फिर इसके आगे जो अभी तक हम मान्यताओं के रूप में जो समझे हैं भूत भविष्य, उसकी स्पष्टता कर रहे हैं अगले पैराग्राफ में। वो बात कर रहे हैं कि भूत और भविष्य के अर्थ में जो काल को पहचानते हैं वह क्रिया की अवधि के आधार पर ही पहचानते हैं, क्योंकि हर आवर्तनशीलता पहले भी घटी थी, अभी भी घट रही है और आगे भी घटती रहेगी। जो भी आवर्तनशीलता है, जैसे बीज से वृक्ष, वो पहले भी घटी थी, अब भी घट रही है और आगे भी घटती रहेगी। इस विधि से हम घटना के आधार पर भूत भविष्य वर्तमान को गढ़ने जाते हैं। तो हम घटना के आधार पर कोई एक रेफरेंस पॉइंट से हम गिनते हैं कि इससे पहले का जो है भूत है, इसके बाद का भविष्य है। और जबकि हम अस्तित्व में या वर्तमान में देखें तो वो क्रिया या आवर्तन जो है वो पहले भी हो रहा था, अभी भी घट रहा है, वो आगे भी घटेगा। उसको बाबा जी यहाँ पे इंगित कर रहे हैं। मानव और उसका आधार क्या है, क्योंकि मानव कल्पनाशील कर्म स्वतंत्र होने के आधार पर सहज क्रिया की अवधि को अनेक भागों में विभाजित करते हुए हम काल शून्य की जगह में पहुंच जाते हैं। यहाँ मानव पहुंच गया, जो मैं बोल रहा था t=0। हम इतना विभाजित करते हैं कि हम काल शून्य की जगह में पहुंच जाते हैं। यह एक छोटी सी घटना मानव के लिए अत्यंत सुलभ है। 1 घंटे को 60 से विभाजित करते चल जाए, उसमें से 1 को पुनः विभाजित कर दे, इसको कई बार करने के बाद कितना बचा कहने पर कहते हैं कुछ नहीं के बराबर या कुछ नहीं। यही मनुष्य के भटकने का आधार बन गया। ये जो भटकाव पैदा हो गया पूरा, वो ही बता रहे कि काल को शून्य कर दिया, हम उसको विभाजित करते गए, खंडन करते करते t=0 कर दिया। तो यहीं से जो है मानव के भटकाव का आधार बन गया। इसलिए विज्ञान युग में ये सारा कहाँ हुआ, तो विज्ञान की जो प्रचलित मान्यताएं, धाराएं, थियरी से इसमें हुआ। इसलिए बता रहे कि इसलिए विज्ञान युग में काल को पहचानना सर्वाधिक जटिल हो गया, संभव नहीं है ऐसा लगता है। यहाँ तक पहुंच गए, जबकि काल जो है वो तो वर्तमान की बात कर रहे हैं। ठीक है, आखिरी पैराग्राफ है, इसको पढ़ लेते हैं। मुझे लगता है 3 बज गया, और ये लास्ट पैराग्राफ कर लेते हैं तो पूरा हो जाएगा। वर्तमान अगर शून्य हो जाए, मानव के आचरण को कहाँ पहचाने, व्यवहार को कहाँ पहचाने, मानव ज्ञान, विज्ञान, विवेक को पहचानने की जगह कहाँ है। यदि वर्तमान ही 0 हो गया, t=0 हो गया, तो मानव का व्यवहार और उनको कहाँ पहचाने। ये जो समस्या खड़ी हुई ना, इसको इंगित करा रहे बाबा जी। इसलिए मानव समस्याग्रस्त होकर समस्या को घटित करने लग गया। जो जिसके पास होता है वो घटता है। मानव समस्याग्रस्त हुआ और समस्या को घटित करने लगा, इसको अपना बहादुरी माना। इसी में मानव परंपरा काफी डूब चुकी है। आगे बचने का रास्ता यही है, अस्तित्व नित्य वर्तमान, विकास और जागृति का नित्य प्रकाशन, विकास और जागृति को प्रमाणित करने वाला एकमात्र मानव होने को पहचानने के आधार पर ही मानव आकांक्षा, जीवन आकांक्षा पूरी हो पाएगी। तो इस पूरे का जो संदर्भ है, बाबा जी वही बोल रहे हैं कि हमको जो नित्य वर्तमान है, अस्तित्व है ना, उसमें नित्य शाश्वत जो प्रकृति है, उसको पहचानने के आधार पर विकास और जागृति का जो नित्य प्रकाशन है, उसको पहचानने के आधार पर, उसको पहचानने और प्रमाणित करने वाला जो इकाई है वो एकमात्र मानव ही है ना। ये अगर हम हो पाता है तभी जाके सुख, शांति, संतोष, आनंद, समाधान, समृद्धि, अभय, अस्तित्व, ये दोनों लक्ष्य है वो पूरा हो पाएगा। ये उन्होंने पूरा विज्ञान के साथ चैतन्य पक्ष को जोड़ते हुए काल को बता दिया कि जो विज्ञान ने काल को क्या समझा है, और अस्तित्व दर्शन यानी कि मध्यस्थ दर्शन में सहअस्तित्ववाद नजरिए से काल को किस तरह पहचाना, उसको उन्होंने विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये पूरा अभी तक हमने देखा, देश, दूरी, दिशा, दृष्टि, कोण, आयाम, काल, इन सबको सहअस्तित्ववादी नजरिए से कैसे देखा जाता है, कैसे
प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, मुझे जितना समझ में आता था या जितना मेरा ध्यान गया मैं उतना ध्यान आकर्षण करा पाया। बाकी और जितना स्पष्ट होता जाएगा उतना आगे आगे स्पष्ट करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि कल भी यदि आप लोग कंटिन्यू करें, योगेश भाई और जिगर भाई दोनों, अगर समय हो। ठीक है, मुझे लगता है मुझे लग रहा है जिगर भाई ने बहुत बढ़िया से रखा है, बहुत बढ़िया लगा मुझे भी समय मिल गया थोड़ा तैयारी करने के लिए। तो कल भी जो है आप लोग ऐसा कुछ बांट लीजिए कि हाँ। जो 2-3 मुद्दे योगेश भाई कर लें, 1-2 मुद्दे आप कर लें, ऐसा कुछ करके कर लीजिए। एक मुद्दा बांट लीजिए, पहले एक मुद्दा आप कर लीजिए। ठीक है योगेश भाई, मुझे लगता है